चलो, आज का जो थर्ड लेक्चर है वो किस पे है हमारा? उदारवादी युग और उग्रवादी युग, दोनों का थोड़ा सा हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पिछला जो 2 लेक्चर हुआ है उसमें हम लोग एक में कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं और राष्ट्रवाद के उदय को देख लिए। सेकंड में हम लोग देखे कांग्रेस की स्थापना को देख लिए। आज हम आगे बढ़ेंगे नेशनल मूवमेंट में और उदारवादी युग और उग्रवादी युग। तो उदारवादी युग जो 1885 से लेके 1905 तक जो चलता रहा और 1905 से 1913 तक का, हालांकि हम लोग इसको 1919 भी लेके जाते हैं, है ना, लेकिन थोड़ा सा 1913 तक हम उग्रवादी चरण को देखेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है बेसिकली 1914 1915 के बाद से लगभग भारत में गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ गया था, है ना, इसलिए हम लोग वहाँ से थोड़ा सा देखेंगे, है ना। इसको 1919 भी आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो आज क्लास स्टार्ट करने से पहले, आज 25 दिसंबर है ना, तो क्या है आज? आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है ना। और आज देश क्या मनाता है? सुशासन दिवस मनाता है। तो सबसे पहले आप सभी को अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारत रत्न, है ना, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती की शुभकामनाएं और सुशासन दिवस की भी शुभकामनाएं, ठीक है, ताकि आप लोग प्रशासन में जाएं और फिर आपका सुशासन में या प्रशासन में किस तरीके से सुशासन लाना है इस पर भी आप लोग अमल करते रहें, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, उदारवादी युग चरण से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नरम पंथ भी बोलते हैं, और उग्रवादी चरण जिसको हम लोग गरम पंथ भी बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या देखना है इसमें आज हम लोगों को, जो क्या क्या डायमेंशन है इसमें। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि उदारवादी जो चरण है उसमें उदारवादी नेताओं की भूमिका क्या थी, या किस तरीके से ये उदारवादी युग प्रारंभ होते हैं, और उनके कहना चाहिए कि उनकी मूल विचारधाराओं में क्या था, है ना, कि अंग्रेजों के साथ में किस प्रकार से वो सहयोग, या अंग्रेजों से किस प्रकार से अपने लिए क्या चाहते थे, व्यवस्था चाहते थे, ठीक। दूसरा क्या देखेंगे हम लोग की कार्यप्रणाली, प्रोसीजर कैसा था, प्रमुख नेता कौन कौन से थे, है ना, इनकी जो इनकी प्रमुख मांगे क्या क्या थी, सफलता किस में मिली, और इनकी लिमिट्स क्या क्या थे, सीमाएं कहाँ तक थी, इतना हम लोग को इसमें आज देखना है। ये की फीचर्स हैं आपके, जिसमें हम लोग आज क्या करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे दोनों पोर्शन में, चाहे वो उदारवादी के लिए हो चाहे वो उग्रवादी चरण के लिए हो, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक। अब इसमें ध्यान देना, कांग्रेस द्वारा आरंभिक 20 वर्षों का जो समय है वो टोटल क्या कहलाता है आपका, उदारवादी चरण में आता है, या उग्रवादी, सॉरी, मॉडरेट फेज में आता है, ठीक है। इसमें किस प्रकार की नीति का पालन किया गया, तो प्रार्थना और याचना का, ठीक है, या याचिका जिसको हम लोग कहते हैं, कि अपनी मांगों को रखने के लिए या अपनी व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए जिस प्रकार से उदारवादी नेताओं ने जो व्यवस्था को अपनाया वो कैसा था, उदारवादी था। यानी कि आप बार बार क्या करते थे, उनसे अपने मुद्दों अपनी मांगों के लिए क्या कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, याचिका डाल रहे हो, है ना। इस प्रकार की या उदारवादी नीति का पालन किया किसमें, इस 20 वर्षों में, 1885 से लेकर सन 1905 तक। और यही बाद में एक बड़ा कारण बनता है किसके लिए, है ना, गरम दल के उदय के लिए या फिर उग्रवादी चरण के उदय के लिए, एक बहुत बड़ा कारण बना। अब किसी भी प्रकार से अंग्रेजों को नाराज करना नहीं चाहते हो, इसलिए किस प्रकार की नीति का पालन कर रहे हैं आप, उदारवादी। किस तरीके की नीति का, उदारवादी, कि महामहिम हमको हमारी व्यवस्थाओं में ये सुधार चाहिए, सैनिकों का व्यय कम हो, हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे इस प्रकार की इच्छा जाहिर करते हैं। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कहाँ पे हो रहा था, इन नेताओं के द्वारा हो रहा था, ठीक है, जिसमें हम लोग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उदारवादी नीति कहते हैं, या मॉडरेट पॉलिसी कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडरेट पॉलिसी या उदारवादी नीति। अब दूसरा क्या कारण क्या था, सबसे पहला कारण था एओ ह्यूम का प्रभाव, ठीक है, किसका प्रभाव, एओ ह्यूम का। एओ ह्यूम जो है एक अंग्रेज है, और वह किस प्रकार से अंग्रेजों से याचना करना है या किस प्रकार से अंग्रेजों के समक्ष अपनी बातें रखना है, वो किसको सिखा रहा था, इन उदारवादी नेताओं को। और उसको यह लगता था कि बाकी उदारवादी नेताओं को, अगर एओ ह्यूम जिसने हमें इतनी बड़ी क्या दी है, एक इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिया है, इतना बड़ा मंच दिया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हमको क्या करना है, चलना चाहिए।
ठीक है, ये कौन मान के चल रहे हैं? उदारवादी नेता मान के चल रहे हैं। ठीक है, दूसरा कारण क्या है इसके लीडर? अंग्रेजी शिक्षा मध्यम वर्गीय और शहरी क्षेत्र से। कांग्रेस के जो नेता हुए है ना, बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा मध्यम वर्गीय तक भी नहीं पहुंचे, तो थोड़ा सा ऊपरी वर्ग है, एक उच्च वर्ग है। और सभी का की शिक्षा किसमें हुई है? अंग्रेजी शिक्षा में हुई है। किसमें हुई है? अंग्रेजी शिक्षा। ठीक है, तो अंग्रेजी सोच जहाँ पे है ना, मैकॉले को अगर आप सोचोगे है ना, तो मैकॉले क्या चाहता था भारत में, अगर ना उसको ध्यान से अगर समझोगे ना, उसके मैकॉले ने जो अगर अंग्रेजी शिक्षा डाली थी तो क्या चाहता था कि हम अंग्रेजी शिक्षा भारत में इसलिए देना चाहते हैं कि वो उनकी जो सोच है ना, किसके लिए? भारतीयों के लिए। उसको हीन बनाना है। क्या बनाना है? हीन, कमतर बनाना है ना। और किसको उच्च दिखाना है, किसको श्रेष्ठ दिखाना है? अंग्रेजों को श्रेष्ठ दिखाना है। ये मैकॉले की पॉलिसी में बहुत बड़ा क्या है, कहना चाहिए कि उसने जो सोच डाली थी ना, जो विचारधारा डाली थी, वो ये थी एक्चुअल। ठीक है, एक मूवी आई थी अभी है ना, वैक्सीन वॉर, देखा क्या आपने? हाँ, देखिए है ना, वैक्सीन वॉर की किस तरह भारत में वैक्सीन बनाने के दौरान कई तरीके की आलोचनाएं तक भारत झेल रहा है ना, उसके साइंटिस्ट झेल रहे हैं। किस तरह की कंट्रोवर्सीज उठी थी है ना हमारे वैक्सीन को लेके। बहुत लंबे समय तक WHO ने हमारी कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मान्यता दी थी क्या? नहीं दी थी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या था कि भारत इतना बेहतरीन वैक्सीन बना कैसे सकता था? ठीक है, और विदेशों के वैक्सीन को भारत क्या नहीं कर रहा था? अप्रूव नहीं कर रहा था अपने यहाँ, क्योंकि उनकी कई तरीके की डील थी। और तब वहाँ पे ना वो मैकाले के ना, नाना पाटेकर उसमें वो साइंटिस्ट है, मेन साइंटिस्ट है उसमें, वो नाना पाटेकर जो है ना, वो मैकाले की शिक्षा का उल्लेख करता है कि क्यों हम आज मानसिकता पर, या हमारी आज की जो मानसिकता है वो अंग्रेजी सोच में कैसे आ गई है। बहुत बड़ा कारण है इसका, बहुत बड़े रीजंस हैं। ठीक है, तो भारत अगर आगे बढ़ रहा है ना, या भारत में आज राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म है, या भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, तो हमको अंग्रेजी सोच को छोड़ना पड़ेगा, पाश्चात्य या विदेशों की गुलामी छोड़नी पड़ेगी, या हर चीज में बेहतर विदेश है ये छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पिछले कुछ दिनों मुझे एक व्यक्ति से मुलाकात थी, उनका ये एक स्टेटमेंट था कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि भारत में रहना थोड़ा सा वर्थ महसूस हो रहा है। मैंने अपने किसी अच्छे परिवार से डिस्कशन इस बात को किया था। मेरे कई फ्रेंड्स भी आजकल फॉरेन में रह रहे हैं, वहाँ जॉब कर रहे हैं, ऐसा उसका एक स्टेटमेंट आया। तो मैंने उसको ये कहा कि आप 6 महीना बिता के आइए, है ना, आपको यहाँ का द्वंद्व दिख रहा है भारत का। ठीक है, लेकिन भारत किस ओर बढ़ रहा है वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप 6 महीने रह के आइए विदेश में, है ना, या 6 महीने आप अमेरिका, ब्रिटेन, लंदन, जहाँ रहना चाहते हैं आप रह के आइए 6 महीना। उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको कहाँ रहना बेटर है, वास्तविक है। ठीक है, हमको हमारा देश क्या होना चाहिए? पहली प्राथमिकता में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या था कि जो अंग्रेजी शिक्षा का जो पोषण हुआ, ये जो नेता है वो भी उससे क्या है? ग्रसित हुए, है ना। ये नेता क्या हुए? इससे भी ग्रसित हुए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा से जो मध्यम वर्ग के, जो शहरी क्षेत्र से जो आने वाले जो लीडर्स थे, है ना, उनका भी ये मानना था कि अंग्रेजी भारत का क्या कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं। अंग्रेजी क्या कर सकते हैं? भारत का विकास कर सकते हैं। ठीक, तीसरा क्या? कांग्रेस की नींव का निर्माण। कांग्रेस की नींव का निर्माण ही किस बेसिस पे हुआ है? अंग्रेजों के, समझना, इसके पीछे जो रीजंस थे, भारतीयों ने पहल की थी क्या? नहीं की थी। पहल कहां से हुई? अंग्रेजों से हुई। ठीक है, डफरिन ने की मस्तिष्क की उपज है ये, ऐसा हम बोलते हैं ना कि लाला लाजपत राय का भी यही थॉट है ना कि डफरिन के मस्तिष्क की क्या है? उपज है। क्लियर है ये थॉट, है ना। तो कांग्रेस का फाउंडेशन जहां पे रखा गया है, जिस तरीके की उसकी नींव रखी गई है, उसी के कारण जो है हम बेसिकली ये देखते हैं कि इनकी सोच भी कैसे हो चुकी थी? उदारवादी हो चुकी थी। अब इनका कार्यप्रणाली क्या था? अंग्रेजों की न्यायप्रियता में सबसे ज्यादा विश्वास। ठीक है, पहले ही बताया कि अंग्रेजों की न्यायप्रियता में क्या था? विश्वास था। ठीक है, कि जो अंग्रेज करेंगे वो सही करेंगे। क्या था? अंग्रेज जो करेंगे वो सही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बिलीव इन द जस्टिसनेस ऑफ ब्रिटिश। ठीक, इसीलिए है ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल
एगिगेशन या राज्य वामबद्ध आंदोलन एक ऐसा मूवमेंट मिलता है हमको जिसमें क्या है कि अंग्रेजों के साथ में किस तरीके से समन्वय करना है, और क्या है वो समन्वय, याचिकाओं के माध्यम से सुधारों की मांग करेंगे, है ना, संवैधानिक तरीके से। इसको अगर आप दूसरे तरीके से अगर समझोगे तो क्या, संवैधानिक तरीके से हम क्या करेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे किसके समक्ष, अंग्रेजों के समक्ष। अब 20 साल ये दायरा चलता रहा। एक बार हमने ज्ञापन सौंप दिया है, एक बार हमने याचिकाएं सौंप दी, उसके बाद अगली बार उसी वो मांग पूरी नहीं हुई तो फिर हमने एक स्मरण पत्र सौंप दिया, फिर एक बार याचनाएं कर रहे हैं, फिर एक बार एक याचिका डाल दी। लेकिन जब तक हमारी मांग स्वीकृत नहीं होती तब तक हम क्या करते रहेंगे, केवल और केवल प्रार्थना करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। ठीक है, इसीलिए विपिन चंद्र पॉल ने कांग्रेस को याचना संस्था या इस काल को भिक्षावृत्ति का काल कहा था। किसने, विपिन चंद्र पॉल ने। ठीक है, क्या कहा था इस संस्था को, याचना संस्था, या इस काल को क्या कहा, भिक्षावृत्ति का काल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पे प्रमुख उदारवादी नेता कौन कौन थे, इनकी प्रमुख मांगे क्या थी उसको एक बार थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद फिर प्रमुख नेता कौन कौन थे उस पर आते हैं हम लोग। इनकी प्रमुख मांग थी साम्राज्यिक ढांचे के तहत सीमित स्वशासन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, औपनिवेशिक राज्य की संकल्पना, डोमिनियन स्टेट। क्या, डोमिनियन स्टेट या औपनिवेशिक राज्य। एक उपनिवेश की तरह क्या रहेगा, भारत रहेगा किसके भीतर, ब्रिटेन, या किसके अधीन, ब्रिटेन के अधीन। एक साम्राज्यिक ढांचे के तहत हम क्या चाह रहे थे, स्वशासन चाह रहे थे। कैसा स्वशासन, कि अंग्रेज हमारे ऊपर हो और हम क्या कर रहे हो, अंग्रेजों के अधीन जो है यहाँ पे हम शासन चला रहे हो, ऐसी व्यवस्था चाह रहे हैं। मैंने बताया भी था उस दिन जब शुरुआत हम लोगों ने की थी राष्ट्रवाद की उदय की क्लास में, मैंने बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि लगभग 1930 तक गांधी जी की सोच में भी यह नहीं था कि अंग्रेज भारत छोड़कर जाएं। ठीक है, 1930 तक। ठीक है, 1916 में होम रूल आंदोलन हुआ तिलक का, जो एक व्यापक मध्यम वर्गीय आंदोलन है, एक मध्यम वर्गीय समाज को लेकर जो उन्होंने आंदोलन छेड़ा होम रूल का या गृह शासन का, तो उस आंदोलन में भी औपनिवेशिक राज्य है। ठीक है, इवनली 1927 में जब साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन के अगेंस्ट में एक नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में, तो 1928 में भी आप ध्यान देना, हम जब पढ़ेंगे उस दौरान, कि वहां पे भी सबसे पहला वर्ड जो था उस रिपोर्ट में, कि हम जब अपना संविधान का ढांचा जब बनाएंगे, प्रारूप जब बना रहे हैं, तो उसमें पहला वर्ड क्या है, डोमिनियन स्टेट का, है ना। तो भारत को एक औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा भाई, क्यों, हम अकेले शासन नहीं चला सकते क्या, ब्रिटेन हमसे दूर नहीं हो सकता क्या, ठीक है, हमसे, हम उसके साम्राज्यवादी नीतियों का हम हमेशा क्या बनते रहेंगे, गुलाम बनते रहेंगे क्या, नहीं। ठीक है, बहुत लंबे समय तक यही पॉलिसी। अब देखो यहीं पे वही पहली बात कहता है कि साम्राज्यिक ढांचे के तहत सीमित स्वशासन, सीमित स्वशासन कह रहा है ना, कि हमारा विकास कौन कर सकता है इसमें, अभी भी ध्यान रखना कि अंग्रेज कर सकते हैं, अंग्रेजों को भारत छोड़ना नहीं चाहिए, मस्तिष्क में है कांग्रेस के अभी। ठीक, अगला क्या, अहिंसक और संवैधानिक प्रदर्शन करेंगे हम। ठीक है, कैसा प्रदर्शन करेंगे, अहिंसक। ठीक है, नॉन वायलेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोन्स्ट्रेशन की पॉलिसी अपना रहे हैं। प्रदर्शन कैसा होगा, संवैधानिक होगा, जाके गवर्नर के साथ ऐसे फोटो खिंचा लेंगे सब, है ना। ये हमने आज भारत की कुछ मांगों को लेकर आज गवर्नर जनरल को ज्ञापन सौंपा है, समझ में आया। आज भी चलते हैं तरीके, गलत नहीं है, लेकिन आप इतने हद तक जाओगे 20 साल तक, आपको अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि आपको सिर्फ वो मामू बना रहे हैं करके, सही गलत है। ऐसा नहीं है कि इनकी कुछ मांगे मानी नहीं गई, लेकिन क्या है, वो सिर्फ क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा दाना दे देते हैं टाइप का वाला बात है। ठीक, राजनीतिक जागरूकता, दूसरा इनका यह था कि प्रमुख जो चीज थी कि हम भारत की जनता में पॉलिटिकल अवेयरनेस डेवलप करेंगे, राजनीतिक जागरूकता लाएंगे। ठीक है, और उसके बाद चौथा क्या, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना, है ना, इनहेंसिंग नेशनल इंटीग्रेशन,
है ना, नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय एकता को, ठीक है। और बाद में यही राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने का जो संकल्प इनका था ना, घातक हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1905 में बंगाल को 2 भागों में तोड़ दिया, ठीक है। और तब फिर उग्रवाद का उदय हम देख रहे हैं भारत में। समझ में आया यहाँ तक? अब इनके प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो एक है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। दूसरा दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त और फिरोज शाह मेहता, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी, मैंने बताया कि व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे और पहले ईसाई अध्यक्ष थे, है ना। कौन से धर्म को अपना लिए थे? ईसाई, ठीक है। दूसरे कौन? दादा भाई नौरोजी, जिनको द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है, ठीक। तीसरे आरसी दत्त, है ना, रमेश चंद्र दत्त, भारत के पहले इकोनॉमिक्स इतिहासकार माने जाते हैं, आर्थिक इतिहासकार। कौन? आरसी दत्त। उसके बाद सबसे बड़े उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता, ठीक है। वो 1907 का जो कांग्रेस का जो सूरत का विभाजन हुआ, सूरत में कांग्रेस का विभाजन जो हुआ, उसमें ये बहुत बड़ा रोल है इनका, बहुत बड़ा, बताऊंगा उसी दौरान, ठीक। बद्रुद्दीन तैयब जी, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले। ये ध्यान रखना, गोपाल कृष्ण गोखले और लोकमान्य तिलक दोनों की फोटो लगभग लगभग सेम दिखती है ना। वो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, कहीं नहीं सर ये तो लोकमान्य तिलक है ना, ऐसा करके। नहीं भाई, गोपाल कृष्ण गोखले है। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक। तो कौन कौन है प्रमुख नेता? व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले। ये प्रमुख क्या है? उदारवादी नीति वाले लोग हैं, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिटेल देखो। फिरोज शाह मेहता, इनका कथन है कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वह इनकी भावनाओं को समझे और उन्हें व्यक्त करे और उनके उपचारों का प्रयत्न करे। देखिए क्या कह रहा है वो, कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे उनकी भावनाओं को समझे और उन्हें व्यक्त करे और उनके उपचार का प्रयत्न करे। किससे कह रहा है? ब्रिटेन से, है ना। किससे कह रहा है? ब्रिटेन से। उनके उपचारों की व्यवस्था कैसे करेंगे, है ना, इस पर इनका स्टेटमेंट है। एक पक्के उदारवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं कौन? फिरोज शाह मेहता। ऐसे ही और कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जब लगने लगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कि अब कांग्रेस में उग्रवाद या अब कांग्रेस में अब अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर विश्वास कम होने लगा है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1920-21 का ही टाइम है मेरे ख्याल से, उस समय अलग होकर भारतीय उदारवादी कांग्रेस की स्थापना की या भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 1919 के बाद का ये दौर है ना, कि जब हम क्या देख रहे हैं कि कांग्रेस का और छोटा छोटा विभाजन होना प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। उसी में एक कौन सा है? भारतीय उदारवादी संघ, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक। अगले कौन आते हैं? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सन 1906 के अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज की मांग की थी। किसकी मांग की थी? स्वराज। 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, और कलकत्ता की इस अधिवेशन की खास बात क्या थी कि इस अधिवेशन में जितने भी उग्रवादी जो दल के जो नेता थे, चाहे तिलक हो, लाला लाजपत राय हो, विपिन चंद्र पॉल हो, इन सब ने मिलकर स्वदेशी, स्वशासन, स्वराज्य और राष्ट्रीय शिक्षा की मांग की थी। 4 प्रस्ताव उन्होंने रखे थे। मामला क्या था 1906 के अधिवेशन में कि यहां पर उग्रवादी स्वदेशी आंदोलन को गति देने के लिए अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? अपना अध्यक्ष। लेकिन उदारवादी जो है इस बात के लिए रेडी नहीं थे, इसीलिए दादा भाई नौरोजी को क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया। और उन्होंने उग्रवादियों के या फिर जो गरम दल के जो लोग थे, उनके जो 4 प्रस्ताव थे उनको स्वीकार कर लिया गया। और इसी समय स्वराज की मांग को एक्सेप्ट किया गया। किसकी मांग को? स्वराज, है ना। स्वराज, स्वदेशी, स्वशासन और राष्ट्रीय शिक्षा, ठीक है। ये 4 प्रमुख प्रस्ताव थे। 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार इन्होंने क्या किया? हिस्सा लिया। कब? सन 1904।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, ये थोड़े से फेमस हैं, इसलिए फेमस हैं क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले की एक्टिविटी ज्यादा अच्छी थी एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, क्योंकि ये महात्मा गांधी के गुरु भी माने जाते हैं। तो महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना, नस्ल भेद के खिलाफ, तो उनको यहां से फाइनेंशियल सपोर्ट भी करने वाले व्यक्ति कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले है। ठीक है, अब देख लेते हैं। ये एक उदारवादी नेता है, मॉडरेट लीडर है। 9 मई 1866 में इनका जन्म हुआ। 1915 में बंबई में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। कब? 1915 में, जब गांधी जी का भारत आगमन हुआ है। गांधी जी को इन्होंने अपनी अंतिम सलाह दी थी कि तुम्हें अगर भारत की राजनीति करनी है तो भारत का भ्रमण सबसे पहले प्रारंभ करो। और गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर ही क्या किया? भारत का भ्रमण प्रारंभ किया। और उसी दौरान उनको बिहार में एक राजकुमार शुक्ल नाम का व्यक्ति मिलता है, जो उनको कहाँ ले जाता है? चंपारण ले जाता है। कहाँ ले जाता है? चंपारण। ठीक है, और वहीं से गांधी जी का पहला सत्याग्रह प्रारंभ होता है भारत में। और पहला अखिल भारतीय कहना चाहिए कि वह सत्याग्रह जो सफल हुआ, है ना, भारत का पहला सफल आंदोलन था। कौन सा? चंपारण। ठीक है, क्योंकि गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी और गांधी जी की जो पॉलिसीज थी आंदोलन करने की, वो बिल्कुल डिफरेंट थी ना। और उस बात को भारतीय समझे ना समझे, अंग्रेज बहुत अच्छे तरीके से समझे थे। आप ये मान के चलो, जो अंग्रेजों के खर्चे पे भारत आ सकता है, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। इसलिए ना एक बार ना मैं उस पॉलिटिकल विवाद को दोबारा डिस्कशन में नहीं लाऊंगा, है ना, उस कॉन्सेप्ट में, है ना, उस कॉन्सेप्ट में एक भारत के ना बड़े राजनीतिक नेता ने एक स्टेटमेंट दे दिया था, जो पॉलिटिकल वो बन गया था, डिबेट का मुद्दा बन गया था और बहुत कंट्रोवर्सी भी उठी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि गांधी जी एक परफेक्ट बनिया थे। ये स्टेटमेंट था एक बड़े पॉलिटिकल लीडर का, मैं नाम नहीं बताऊंगा उस लीडर का। ठीक है, अपन क्लास के बाद में उसकी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन उनका जो स्टेटमेंट था ना, वो गांधी जी के इस मूवमेंट और एक्टिविटी के बेस पर था। ठीक है, तो बाकी जितने भी दल थे, राजनीतिक दल, उठ खड़े हुए थे और इस तरीके के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए उनको काउंटर कर रहे थे, जबकि उनका टर्म कुछ और है। क्योंकि गांधी जी ने कुछ 6-7 सीलिंग लिए होंगे वहां के साउथ अफ्रीका के गवर्नर जनरल से, और उसके बाद फिर वो क्या 9 जनवरी 1915 को वो भारत पहुंचे वहीं के खर्च से। गांधी जी इतने बेहतरीन आंदोलन करता थे, या कहना चाहिए कि जिस तरीके से वो आंदोलन को एक वो देते थे, लहर देते थे, या उसको सेटअप जमाते थे ना, वो बेहतरीन था। गांधी के जितने आंदोलन देखोगे ना, तो गांधी के लिए दो आंदोलन की ना जो रूपरेखा है ना, उसमें दो सिद्धांत हैं, दो थ्योरी है। संघर्ष विराम संघर्ष, और एक संघर्ष समझौता संघर्ष। ये क्या होता है? दोनों को गांधीवाद जब आएगा तब उसमें अपन पढ़ेंगे डिटेल्ड में। ठीक है, तो संघर्ष विराम संघर्ष और संघर्ष समझौता संघर्ष, ये उनकी आइडियोलॉजी। लेकिन गांधी के जितने भी आंदोलन है आप देख लो, सब इकोनॉमिकल है, सबके सब, है ना। चाहे वो नमक की लड़ाई हो, है ना, चाहे वो आपका असहयोग आंदोलन हो, है ना। असहयोग आंदोलन में भी आदमी खादी कपड़े का निर्माण करवा के उससे भी सेलिंग करवाना चालू कर दिया। तो सोच लो ना कि वो कितना परफेक्ट मैनेजमेंट करता रहा होगा। क्लियर है ना? दिखता है कि नहीं दिखता है ये मैनेजमेंट? हाँ, ठीक। तो अब यहाँ पर महात्मा गांधी के ये राजनीतिक गुरु के रूप में जानते हैं। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने धर्मात्मा गोखले गुजराती में एक पुस्तक लिखी थी, किसके लिए? गोपाल कृष्ण गोखले के लिए। और गांधी जी के दार्शनिक गुरु कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, उन्हीं के नाम पर उन्होंने टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना भी की थी। फिनिक्स फार्म, टॉल्स्टॉय आश्रम, नटाल कांग्रेस, ये सब साउथ अफ्रीका का मूवमेंट है। ठीक, 1889 के इलाहाबाद अधिवेशन में, कब के? 18 बातें नहीं भाई, 1889 के इलाहाबाद अधिवेशन में जिससे ये क्या बने? कांग्रेस का हिस्सा बने, है ना। कब से? 1889। इलाहाबाद का अधिवेशन था, उसको सिर्फ अटेंड करने गए थे। लेकिन इस समय वो कहां थे गांधी जी? दक्षिण अफ्रीका में थे। वहां से वो भारत आए थे, सिर्फ अपनी लॉ फर्म की एक ऑफिस उनको खोलनी थी बंबई में, और यहां पर कुछ सहयोग जुटाना था। तब उनकी मुलाकात किससे हो रही? गोपाल कृष्ण गोखले से हो रही। ठीक है,
सॉरी 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 शक्तिमान, सॉरी 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 सॉरी, मैं एकदम बिगड़ गया है ना, वो इसलिए बिगड़ गया कि मैं अचानक गांधी जी में चला गया था, एकदम एक्सट्रीमली सॉरी है। ठीक, 1889 में इलाहाबाद के अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया था, हिस्सा लिया था। मैं गांधी के मेरे दिमाग में आ गया था है ना, क्योंकि वो ये यहाँ से एकदम जुड़ गया था मैं। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी उसके लिए। 1889 के इलाहाबाद अधिवेशन से गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या लिया, कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लेना प्रारंभ किया। 1897 में भारतीय व्यय के लिए नियुक्त बेल्वी आयोग के समक्ष इन्होंने प्रतिवेदन, जिसका प्रतिवेदन लिखा था दिनेश वाचा ने। किसने? दिनेश वाचा ने, है ना। भारतीय व्यय के लिए एक क्या हुआ था, आयोग नियुक्त हुआ था, उसको वेल्बी आयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेल्बी आयोग। उसके समक्ष इन्होंने क्या किया, प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, प्रतिवेदन रखा था। उस प्रतिवेदन का प्रारूप जो ड्राफ्ट किया था या लिखा था, कौन था? दिनशा वाचा थे। ठीक है, कौन थे? दिनेश लिख गया, दिनशा वाचा है वो, है ना। किसने लिखा था? दिनशा वाचा ने। ठीक, 1905 में इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक संघ, है ना, क्या? भारत सेवक संघ की स्थापना की थी सन 1905 में। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता भी की थी, है ना। कब? कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था सन 1905 में, इसी समय का। ठीक, और इसी समय भी से वो विवाद उठा था, है ना, उदारवादी और उग्रवादी वाला। 1908 में रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार निकाला। इसका नाम क्या था? हितवाद। इसके एडिटर रहे शायद वो। ठीक, एक और निकलता था जनप्रकाश, ये प्रतिदिन अखबार के नाम से, है ना, नहीं, डेली, दैनिक जो अखबार बोलते हैं, डेली न्यूज़पेपर, वो था। 1909 के मार्लियामेंटो सुधार में इन महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। बंबई संविधान परिषद और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हेतु ये भी क्या हुए थे, निर्वाचित हुए थे। सबसे पहले ध्यान में रखना कि जो बंबई संविधान परिषद थी उसमें और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उस दोनों में क्या हुए थे, निर्वाचित हुए थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा है अभी। अब प्रमुख मांगे क्या थी इन लोगों की? सबसे पहली मांग की विधायिका में भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि। ठीक है, क्या? विधायिका में भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि हो, यानी कि भारतीयों की संख्या बढ़े उसमें। भारत को भी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के समान ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वशासन का अधिकार दिए जाने की मांग की गई। ठीक है, क्योंकि कनाडा में स्वशासन चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा था, तो दोनों किसके अधीन थे इस समय? ब्रिटेन के अधीन थे। तो दोनों को जिस तरीके से स्वशासन का अधिकार दिया गया है वो भारत को भी मिलना चाहिए। ठीक, तीसरा क्या था? सिविल सेवा में समान शर्तों के साथ में नियुक्ति तथा भविष्य में इन सेवाओं की भारतीयकरण की मांग की गई। ठीक है, अब तक ये चल रहा था FPSC के नाम से चलता था, PSC ऐसा, फेडरेशन ऑफ पब्लिक सर्विस काउंसिल कमीशन। ठीक है, तो अब इसका ये क्या चाहते थे कि ये यहाँ पर भारत में इसका भारतीयकरण हो, इस सिविल सेवाओं का। ठीक है, एग्जाम कहाँ हो रहा है लंबे समय से, है ना, लंदन में हो रहा था, वो तो ले दे के मांग की है, तब यहाँ चालू, यहाँ भी हुआ। लेकिन अभी भी उसके लिए क्या है, व्यवस्था पूरी तरीके से ब्रिटिश व्यवस्था है, उसका भारतीयकरण नहीं हुआ है उस सिविल सेवा का। तो अब ये क्या मांग रखते हैं कि इसका क्या होना चाहिए, भारतीयकरण होना चाहिए। इसके बाद आर्म्स एक्ट को रद्द किए जाने की मांग की। जो आर्म्स एक्ट इन्होंने लागू किया है, जिसके तहत यह अपनी अलग अलग नीतियां क्या कर रहे हैं, थोप रहे हैं, उसको क्या करना है, रद्द करना है। नागरिकों के अधिकारों से संबंधित प्रमुख मांग क्या क्या थी? जैसे संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, कि ये क्या कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। दूसरा क्या? विचार करने की स्वतंत्रता, है ना, जो क्या बोलते हैं उसको तुम मौलिक अधिकार में पढ़ते हो यार, क्या नाम तो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऐसे सामान्य जो चर्चाएं थी, जो क्या है, एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, उनको स्वीकार करने की या उनको ऐसी मांगों को किसके समक्ष रख रहे थे? ब्रिटेन के समक्ष या अंग्रेजों के समक्ष रख रहे थे। ठीक है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, विचार करने की स्वतंत्रता और भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, ऐसे प्रमुख ये उनकी क्या है, मांग है ना। इसके बाद क्या? प्राथमिक शिक्षा के प्रसार तथा तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के विकास हेतु अधिक बचत के प्रावधान की मांग की गई। ठीक है,
जो इनका जो प्राइमरी शिक्षा है और हायर एजुकेशन जो है, दोनों के लिए ये बचत की मांग करते हैं, क्योंकि इनका सबसे बड़ा जो खर्च है वो कहाँ जाता है, सैनिकों में और हथियारों में, ठीक है, आर्म्स में जा रहा है। उसी की अल्पव्यवस्था क्या कहना चाहिए कि उसी में खर्च कम करने के लिए बार बार ये क्या करते हैं, डिमांड कर रहे हैं, है ना, कांग्रेस जो है। ठीक, अगला क्या है, अकाल से बचने हेतु या बचाने हेतु सिंचाई परियोजना सहित अनेक कल्याणकारी योजनाओं की मांग। इतने लंबे लंबे अकाल आए हैं, इन सारे अकालों के बीच में ब्रिटिशर्स ने एक भी कोई भी क्या कहना चाहिए कि जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन नहीं किया, है ना। कमेटी बैठा दी गई, लेकिन उस कमेटी का भी कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं था, ठीक है। सिंचाई की कोई बड़ी परियोजनाएं नहीं थी जो क्या कर सके, यहाँ पर किसानों को राहत दे सके, उल्टा किसानों से किस प्रकार से लगान ले, ये इनकी नीति में जरूर शामिल था, ठीक है। और उसी का प्रभाव ये था, या उसी के कारण जो है कांग्रेस जो है मांग करती कि सिंचाई परियोजना सहित अनेक कल्याणकारी योजना किसानों के लिए आनी चाहिए। इसके बाद धन निर्गमन को रोकने की मांग की। तो धन निर्गमन क्या कहने का मतलब है कि ब्रिटेन जो है, चाहे वो तनख्वाह के रूप में हो, गिफ्ट के रूप में हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, लेकिन भारत का धन वो कहां जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है। कहां जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है। तो इस धन के निकास जो है, धन का निर्गमन जो हो रहा है, उसको रोकने की मांग की गई। भारतीय उद्योगों की सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए संरक्षणकारी नीति की मांग की। पहली बार इंडस्ट्रियल या औद्योगिकरण क्या बोलते हैं उसको यार, उद्योग नीति की, है ना, किसकी, उद्योग नीति की, इसकी बात की गई पहले, है ना। और उद्योगों को संरक्षण देने के लिए, उनको संवर्धन देने के प्रयास करने के लिए मांग की गई थी, ठीक। भू राजस्व को कम करना, नमक कर को समाप्त करना, रेलवे, बागानों तथा उद्योगों में स्वहित के लिए किए जाने वाले निवेश का विरोध, ठीक है। स्वहित का निवेश मतलब क्या कि अंग्रेज जो है कुछ जो बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स में क्या करते थे, अपना स्वयं का निवेश करते थे। जैसे रेलवे है ना, बागान है, उद्योग है, इसमें अपने हित के लिए क्या कर रहे हैं, विरोध जो कर रहे हैं, मतलब जो अपना स्वहित के लिए इसमें निवेश कर रहे हैं और वहां से लाभ कमा रहे हैं, उसका इन्होंने क्या किया, विरोध किया। अगर रेलवे है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, ठीक है। उद्योग है तो सबके लिए क्या होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। उसमें जबरदस्ती का आप क्या कर रहे हो, निवेश करके उसका अपना लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हो, तो वो गलत है, ठीक है। तो इसका भी विरोध उन्होंने किया। स्थायी बंदोबस्त को देश के अन्य क्षेत्रों में लागू करने की मांग की। जो भू राजस्व व्यवस्था है उसमें हम क्या देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त को हमने पढ़ा था कि एक नियत तिथि तक जो राशि अमाउंट देना जो है ना। तो स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था है उसको पूरे देश भर में क्या की जाए, लागू की जाए। एक फिक्स्ड अमाउंट क्या होना चाहिए, देना चाहिए, ठीक है, भू राजस्व के रूप में। तो उसकी मांग इन्होंने उठाई। तो अब इतने सारे मांगों को ये किसने रखा है, कांग्रेस ने रखा है। आगे क्या है ना, अब इनकी उपलब्धियां क्या क्या हुई, है ना। 11 मांगे इन्होंने रख ली कुल। अब 11 मांगों में क्या क्या इनको मिल रहा है, किन किन में इन्होंने सफलता प्राप्त की। तो सबसे पहला क्या, धन निकास के सिद्धांत को जनता के सम्मुख इन्होंने उजागर करने में सफलता प्राप्त की। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही, जिन्होंने लंदन सोसाइटी के बैनर तले ही मेरे ख्याल से, हाँ उस अपन पिछला पढ़े थे। तो 1865 के समय में उन्होंने जो डेप्ट टू इंडिया का जो पेपर पढ़ा और दूसरा उनका जो लेख था द पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल, उसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से भारत का धन कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है, ठीक। तो ये धन निकास का जो सिद्धांत था, ये धन निकासी की जो व्यवस्था अंग्रेजों ने बना ली थी भारत में, तो उस व्यवस्था को जनता के समक्ष लाने का प्रयास इन लोगों के माध्यम से हो गया। जनता के समक्ष आ गई ये सारी चीजें। भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता का प्रयास कर आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया गया इस समय, ठीक है। जिस तरीके की मांगे रखी जा रही है ना, अब जनता को पता चल गया कि नहीं हमारा धन तो उधर जा रहा है यार, तो हमको कहाँ मिलेगा। तो अब जैसे जैसे पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ रही है, तो पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ेगी तो इसके साथ में हर व्यक्ति क्या करेगा, जुड़ेगा, ठीक है। तो अब जो आंदोलन जो एक पर्टिकुलर एक कहना चाहिए कि लिमिटेड कहना चाहिए कि क्वांटिटी या लिमिटेड पॉपुलेशन तक सीमित है, वो क्या हो रहा है, नेशनलाइज्ड हो रहा है पूरे तरीके से, राष्ट्रीय स्वरूप देने का क्या कर रहा है, किया जा रहा है, उसको प्रयास किया जा रहा है। 1892 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम में उदारवादियों की अनेक मांगे सम्मिलित की गई थी। सरकार ने उनके अनुरोध पर भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए वेलबी आयोग का गठन किया था, ठीक है।
तो भारतीय व्यय की समीक्षा यानी कि बार बार भारतीय जो ये मांग उठा रहे थे कि भारत में खर्च जो है वो कहना चाहिए कि क्या कहते हैं उसको, अनावश्यक जो खर्च हो रहा है उस खर्च पे आपको लगान लगाना पड़ेगा। ठीक है, व्यर्थ का जो खर्च हो रहा है उसी की व्यवस्था या उसकी समीक्षा करने के लिए वेलबी आयोग का गठन किया गया। अब एक प्रश्न बनता है यहां पर कि वेलबी आयोग का गठन किस हेतु किया गया था? तो किस हेतु? भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए। आंसर क्या आएगा? भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए। या दूसरा ये ध्यान में रखना, 1892 में भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए किस आयोग का गठन करने का लक्ष्य रख, या किस आयोग का गठन किया गया? तो आंसर क्या आएगा? वेलबी आयोग। ठीक। 1886 में चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन का। किसके? एचिसन कमीशन इसको हम लोग बोलते हैं, चार्ल्स एचिसन। भारत और इंग्लैंड में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित कराने की सहमति दी गई। इसमें क्या दी गई? भारत और इंग्लैंड में एक साथ सिविल सर्विस की क्या होगी? अब परीक्षा होगी, और उसकी सहमति कौन सी कमेटी में दी गई है? चार्ल्स एचिसन कमेटी में। ठीक है, तो अब ये ध्यान में रखना कि चार्ल्स एचिसन कमेटी किस लिए है? तो किस लिए है? लोक सेवा आयोग के गठन एवं भारत एवं ब्रिटेन में या इंग्लैंड में एक साथ प्रतियोगी परीक्षा कराने की सहमति के लिए। ठीक है, तो याद दूसरा ध्यान रखना कि किस आयोग के तहत भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो कौन से कमीशन आएगा? कौन? जोर से बोलो, एक बार और बोलो जोर से। भारत माता की जय। ठंडा लग रहा है क्या ज्यादा? है क्यों बेटा, ठंडा लग रहा है? हैं? ठंडा लग रहा है तो लग रहा है, लेकिन पढ़ेंगे तो इसे जोर से बोलो। ठीक है, जय माता दी। ठीक, लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ठीक, अगला क्या? विदेशों में विशेष रूप से इंग्लैंड में भी भारतीय पक्ष को समर्थन प्राप्त हुआ इस समय। ठीक है, विदेशों में भी अब क्या होने लगा कि जिस तरीके के मुद्दे जो रखे जाने लगे, जिस तरीके के पेपर्स अब वहां पे प्रेजेंट किए जाने लगे, तो उसके बाद ये हुआ कि विदेशों में भी क्या होने लगा, भारतीयों के पक्ष रखने वाले कुछ मुद्दे उठने लगे, है ना। वहां के पार्लियामेंट में भी अब विदेशी भारतीयों का मुद्दा क्या होने लगा, उठने लगा था इन्हीं के प्रयासों से। ठीक है, कि वाकई में ये चिंता का विषय है ना कि आप अपने यहाँ की व्यवस्था अलग रखते हो और हमारे यहाँ की व्यवस्था क्या है, अलग है। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, चर्चा का विषय बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। और इसलिए बनेगा क्योंकि आप जिस व्यवस्था पर शासन कर रहे हो, जिस साम्राज्यवादी नीति पर शासन कर रहे हो, आप अपनी व्यवस्था बनाने के लिए आप सिर्फ शोषण की नीति को अपना रहे हो, है ना, या औपनिवेशिक नीति को अपना रहे हो। हमारे संसाधनों का क्या कर रहे हो? केवल उपभोग कर रहे हो। हमारे विकास के लिए क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है ना, अगर आप अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं करोगे तो आपको बाहर का रास्ता भी दिखाने के लिए हम लोग तैयार हैं, और आगे वही हुआ। ठीक, अब यहाँ पे छठवा क्या? भारत परिषद अधिनियम में भारतीयों को बजट पर बहस करने का सीमित अधिकार दिया गया। सीमित अधिकार मतलब क्या है ना, एक लिमिटेशन बांध दिया गया कि आप बजट पर प्रश्न तो पूछ सकते हो, लेकिन फिर क्या नहीं कर सकते हो? पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हो। हाँ जी सर है ना, तो पूरक प्रश्न क्या नहीं करोगे आप? पूछ नहीं सकते हो। ठीक है, आप बजट पे इतना अलॉट क्यों किया, इतना पूछ ले, अब उसमें आंसर दे दिया तो हाँ फिर इस पे क्यों ये हुआ, ये नहीं पूछ सकोगे आप। ठीक है, पूरक प्रश्न पूछने का आपको अधिकार नहीं। ठीक है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? सीमित अधिकार दिया गया, है ना। जो भारत परिषद अधिनियम जो आया 1892 का, उसमें ये चीजें बोली गई। ठीक, प्रसिद्ध इतिहासकार विपिन चंद्र के शब्दों में कहा गया है कि 1885 से 1905 ईस्वी तक का काल भारतीय राष्ट्रवाद में बीज बोने का समय था, और आरंभिक काल में राष्ट्रवादियों ने यह बीज गहरे और अच्छे से बोए हैं। ऐसा करके कुछ भी हो, विपिन चंद्र पॉल जो है आधुनिक भारतीय इतिहास के जनक भी माने जाते हैं। तो विपिन चंद्र पॉल जो है ना, उनकी स्टडीज अच्छी है, और उन्होंने जिस तरीके से अपना रिसर्च लिखा है या जितनी जो किताबें लिखी हैं, उस बात को वो इस तरीके से पुष्टि देते हैं कि भले ही इन 20 वर्षों में कोई बड़ा काम नहीं हुआ हो, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया हो, लेकिन एक भारतीयों में राष्ट्रवाद के बीज बोने का काम इन्होंने अच्छे से किया था, ऐसा कहते हैं। तो भाई कम से कम ये तो समझ में आ रहा था ना कि हमारा अधिकार क्या है,
है ना। अपने अधिकारों की बात तो बस इन्होंने की थी और छोटी छोटी उपलब्धियां मिल गई इन उदारवादियों को, लेकिन इनके लंबे समय की जो कार्य प्रणाली है उसके कारण जो है ना हमने 20 साल क्या झेला है, फिर उसी तरीके की नीतियां झेली है। ठीक है, इग्नोरेंस की, है ना। हमको क्या किया गया, इग्नोर किया गया। क्या किया गया, इग्नोर किया गया, है ना। हम कुछ कुछ मांगे हमारी बस मान ली गई, है ना। भारत और ब्रिटेन में एक साथ हम क्या कराएंगे, परीक्षा कराएंगे, है ना। अब भारतीयों की जो सहभागिता है विधायिका में, तो उसके लिए हमने बजट पर सीमित अधिकार दे दिया बहस करने के लिए। और उसके बाद फिर आप यह देखते हो कि थोड़े पहले बताया था क्या, भारतीय व्यय की समीक्षा करने के लिए वेलबी आयोग का गठन कर दिया। अब उसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, बात धीरे से समझना, है ना। कि आरोप जिन पर लगा हुआ है वही जांच करता होगा, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा। हाँ, सही है कि नहीं। जिस पर आरोप लगा है वही अगर जांच करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा। जैसे मैं इसको ना बिहार शरीफ आयोग के ना कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से लेता हूँ, है ना। जिन्ना ने आरोप लगाया कि इस्लाम खतरे में है ना। जहां जहां कांग्रेस का शासन है वहां इस्लाम खतरे में है, खुद ही आरोप लगाए, खुद ही उसकी जांच की, और परिणाम ये आया कि कांग्रेस जहां जहां शासन में है इस्लाम खतरे में है। ठीक है, तो भाई आप ही क्या हो, है ना, आरोप लगाने वाले हो, आप ही जांच करता हो, और आप ही क्या हो, फैसला सुनाने वाले हो। तो फैसला क्या आएगा, सीधी सी बात। ठीक, और इसी का परिणाम था कि आगे हम लोग क्या देखेंगे, ये सीमाएं देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग उग्रवाद की तरफ बढ़ेंगे। अब उदारवादियों के अधिकांश नेता पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त थे, इनका पाश्चात्य विचारधारा में अंग्रेजों की न्यायप्रियता के प्रति अधिक विश्वास। ठीक है, इसीलिए वो बहुत आगे तक क्या नहीं कर रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, है ना। मूवमेंट बहुत आगे तक नहीं बढ़ा रहे हैं, है ना। एक बॉन्डेज हो गया, है ना, उनके एक लिमिट्स हो गई। अब क्यों, क्योंकि जैसी सोच डाली जाएगी वैसा तो क्या पाएंगे। वो बोलते हैं ना, पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाओगे, है ना। यही है ना एक किस्सा। वो कुछ दिन पहले ना मुझे कुछ बच्चे बैठे आए थे और बात कर रहे थे, पिछले महीने की बात है। सर इंग्लिश मीडियम वालों को बार बार इतना फोकस मिल रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा कारण क्या है सर। क्या वहाँ पे हिंदी वालों को क्या कोई सुनने वाला नहीं है क्या, या चेकर्स भी ध्यान नहीं देता क्या हमारे राइटिंग स्किल्स को, ऐसा करके। अब इस बात से प्रताड़ित तो मैं भी हूँ, है ना। मेरे भी पेपर्स अच्छे लिखे हुए हैं, है ना। सही सटीक शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, मैंने उसको बाद में काउंटर चेक भी कराया तो भी मेरे ठीक ठाक लगा है ना। उनका भी जो रिकमेंडेशन था कि नहीं इसमें नंबर इतने आने चाहिए थे, लेकिन इसमें दिया क्यों गया है, ऐसा कई बातचीत थी। इंग्लिश मीडियम के वर्ग को लेकर एक जो बातें जो इस तरीके से उठी ना, तो मैंने सिंपल सा कंक्लूजन दिया उनको, सिंपल सा निष्कर्ष। एक लंबा इरा 90s के बैच के बाद अगर हम लोग हटे तो पूरे मिडिल क्लास फैमिली में भी, या हर आजकल के थोड़ा सा जो इनकम ठीक ठाक हो गया है ऐसी फैमिली में भी, हर माता पिता ये चाहता है कि मेरा बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। गलत है, गलत बोल रहा हूं क्या, नहीं। कल के डेट में मेरे भी संतान होंगे तो मैं भी यही चाहूंगा ना, अभी हुआ नहीं है ऐसा मुस्कुरा हूं मैं, ठीक है। तो मैं भी यही चाहूंगा ना कि वो इंग्लिश मीडियम वगैरह अच्छे किसी स्कूल में पढ़े। जहां पे हिंदी मीडियम स्कूल है मैं वहां भेजने का प्रयास करूंगा क्या, नहीं। क्योंकि प्रभाव कैसा बन रहा है, वातावरण अंग्रेजी शिक्षा का ज्यादा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल का ज्यादा है। अब हम तो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ के निकल के आ गए, सरकारी स्कूल से, है नहीं। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे सबसे ज्यादा एडमिशन ले रहे हैं स्कूलों में, और सबसे ज्यादा इंग्लिश मीडियम बच्चे निकल रहे हैं, तो एग्जाम देने भी तो वही लोग आएंगे ना। नहीं आया समझ में, हाँ। आप शुरू से क्या कर रहे हो, प्रारंभिक शिक्षा इंग्लिश मीडियम में चालू किए, अब वो आके वो हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट करेगा क्या अपने आप को, या अपने आप को कन्वर्ट करेगा क्या इंग्लिश मीडियम में, नहीं करेगा ना। अब जैसे वो मेरे पीछे कुछ बैठे भाई लोग हैं, अब वो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ठीक है। अब वो शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, अब अचानक वो अपना मीडियम चेंज कर लेगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो जैसे जैसे क्या हो रहे हैं बच्चे पास आउट हो रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम के ही बच्चे सबसे ज्यादा निकल रहे हैं ना, और हिंदी मीडियम वाले कितने हैं, कितने होंगे,
गिनती में होंगे ना वो भी। हाँ, सीधी सीधी सी बात है। इंग्लिश मीडियम में शिक्षा मिल रही है तो भाई जो रिजल्ट भी आएगा वो भी इंग्लिश मीडियम वालों का ही तो आएगा ना। आप उसमें अपने आप को कहाँ तौल रहे हो? तो जबरदस्ती का विवाद भी नहीं उठाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, लेकिन ये है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का जो डिस्क्रिमिनेशन, जो एक गैप जो खींचा जा रहा है ना, वो थोड़ा सा विवाद बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए उस कायदे से मैं बोलता हूँ। क्योंकि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में लिखने वाला व्यक्ति जो है ना, सरल से लेकर क्लिष्ट शब्दों तक लिख लेता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में आप ना बिल्कुल वही व्यवस्था अपनाते हो जो सरलता से दी गई हुई है, सिंप्लिसिटी के साथ में। वो आंसर राइटिंग होता है उसका, उसमें एक वर्ड के लिए 10 ठोक वर्ड नहीं लिखा जाता है। लिखा जाता है क्या? नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से वो एग्जाम्पल में अमिताभ बच्चन ने दिया था ना कि लेग को हिंदी में पग, पैर, है ना, सब का अलग अलग उदाहरण दिया था। सेम वैसी समझ जाओ उस चीज को, है ना। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर भी है ना, कि इनका भी क्या था, एक सीमित दायरा हो गया था, क्योंकि विचार कैसा था, पाश्चात्य था, ठीक है। शिक्षा कैसी हुई थी, पाश्चात्य शिक्षा में हुई थी। तो अभी भी उनकी न्यायप्रियता में वो क्या कर रहे हैं, अति विश्वास रख रहे हैं, ठीक। संकुचित सामाजिक आधार, है ना, एक नैरो सोशल बेस जो होता है कि हाँ हमारी सोसाइटी तक में इतना ही काफी है, इतना ही हमको क्या करना है, काम करना है, ठीक है। संकीर्ण मानसिकता का हम कहना चाहिए। प्रार्थना पत्र, शिष्टमंडल एवं युदारवादियों की याचना नीति आदि प्रभावहीन सिद्ध होते गए, ठीक है। कोई इंपैक्ट दिखा क्या उसका? नहीं दिखा, ठीक है। आप क्या भेज रहे हो, एक प्रार्थना पत्र भेज रहे हो, 4 लोगों के साथ में पूरा शिष्टमंडल चला गया कि नहीं साहब हमको ये चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है, देखते हैं, आपकी बातों पे विचार करते हैं, ठीक है, विचार ही हो रहा है, ठीक। उसके बाद उदारवादियों की जो याचना नहीं थी कि नहीं प्रभु हमको दिला दो, ठीक है, हे हरिराम, हे जगन्नाथ, प्रेमानंदम, ऐसे टाइप का, ठीक है। ये क्या हुआ? तो इस तरीके की नीति आप अपनाओगे तो उस नीति क्या हुआ, ऐसी नीति का कोई इंपैक्ट दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, ठीक है। इसलिए बाद में फिर लाल बाल पाल जैसे लोग आए, थोड़ा सा एग्रेशन दिखा मूवमेंट में, है ना। विदाउट एग्रेशन, मेरा मानना है भाई, ठीक है, विदाउट एग्रेशन कोई भी मूवमेंट सक्सेस नहीं है ना। और या तो फिर गांधी जी टाइप का एग्रेशन दिखाओ कि मैंने रोटी मांगी थी मुझे पत्थर मिला, ठीक है, इस तरीके का एकदम, ठीक। उनकी मांगे प्राय अभिजात्य वर्गीय थी, जैसे भारतीय शासन में सहभागिता, लोक सेवा में भारतीयकरण, है ना। ग्राउंड लेवल की कोई मांग थी क्या, सिवाय भू राजस्व को कम करने के अलावा? थी क्या? नहीं। क्या मांग रहे हैं? सिविल सेवा में सुधार, सिविल सेवा का भारतीयकरण, है ना, स्वशासन में सहभागिता। किसके लिए, कौन जाएगा? हाँ, अब भारत का वो किसी गांव के किसी खेत में काम करने वाला मंगलू किसान, वो आके तो विधायिका में नहीं बैठेगा, बैठेगा क्या? बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा, ठीक है। वो सिर्फ बाद में हो सकता है, अभी अभी के वर्तमान समय में हो सकता है कि गांव का किसी मंगलू किसान को उठा के संसद में बैठा सकते हैं। हाँ, वो ईश्वर साहू का एग्जाम्पल अलग है भाई, वो लीजेंडरी हो गया है आज के डेट में, ठीक। और दूसरा क्या कि यहाँ पे आप किसके लिए कौन व्यवस्था मांग रहे हैं? जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, स्वशासन, मतलब उसको विधायिका में जाने का मौका मिलेगा तो उसी को मिलेगा ना, है ना। अब गांव के आसपास के बड़े रसूखदार व्यक्ति हो गए आप, तो गांव वाला व्यक्ति ना, नहीं हमारे माई बाप है, ऐसी तो बोलेगा वो, जाएगा तो चुनाव लड़के तो वही जाएगा ना, निर्वाचित तो वही होगा, या नामांकित होगा भी तो ऐसे ही लोग होंगे, चाहे फिरोज शाह मेहता हो, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो, चाहे वो दादा भाई नौरोजी हो, गोपाल कृष्ण गोखले हो, यही लोग तो जाएंगे। मैं वही बोला ना, वो गांव का एक छोटा सा मंगलू किसान जाएगा क्या? नहीं जाएगा, ठीक है। तो किस लिए मांग रहे थे? तो आप अपने लिए मांग रहे थे इस चीज को। इसमें जनता का क्या पर्टिकुलर हित था, आप मेरे को ये बता दो, ठीक है। तो उदारवादियों की इन्हीं नीतियों के कारण जो है, हम क्या देखते हैं कि भारत में 1905 के बाद से एक नया वर्ग उठ खड़ा हुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उग्रवाद कहते हैं, ठीक है। या नया एक विचारधारा बहने लगी, जिसको हम लोग उग्रवाद की विचारधारा कहते हैं, या फिर उसको हम लोग गर्मपंथी कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्मपंथी, ठीक है। तो उसको अब हम अगला देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना। अब ये राष्ट्रीय आंदोलन में द्वितीय चरण का जो उदय हुआ, वो उसमें किसका है? उग्रवाद की चरण का उदय, है ना। किसका? उग्रवाद के उदय का कारण क्या था?
ठीक है, एक तो हम देखना है कि परिचय देख लेंगे पहले, फिर उसका उदय कारण क्या था, इनकी कार्यप्रणाली क्या थी, है ना, और उसके बाद इनके प्रमुख नेता कौन कौन से थे, इनकी सफलताएं और असफलताएं, और उदारवादी और उग्रवादी में अंतर क्या था। ठीक है, समझ में आया है। फिर वही उसी चीजों पे हम लोग फिर से एक बार बातचीत करने वाले हैं। अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। अब क्या है कि 20वीं सदी में कांग्रेस के तहत गठित उग्रवादी ये आंदोलन था। ठीक है, किसके खिलाफ, कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के खिलाफ ना, कांग्रेस के खिलाफ नहीं, ध्यान में रखना। किसके खिलाफ, कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के खिलाफ उठने वाला एक बड़ा आंदोलन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उग्रवादी आंदोलन है। ठीक है, और मेरे को यहीं से ठीक लगता है नेशनल मूवमेंट, है ना। उधर मेरे को एकदम बोर लगता है, क्या प्रार्थना पत्र दे रहे थे। ठीक है, मैं होता तो उसी समय 3 ठोक बम एक्स्ट्रा फोड़ दिया होता। ठीक है, सुनो थोड़ा सा ऐसा वाला। ठीक, हाँ, मेरे को नहीं जमता ना कि मान रहे हो तो मानो, नहीं मान रहे हो तो बिल्कुल मत मानो। ठीक है, फिर हम दूसरा रास्ता अपना लेंगे, ऐसा वाला कि अपन भी जिद्दी है, ऐसा वाला है ना, कि हम जो बोल दिए तो करना पड़ेगा, ऐसा वाला। ठीक है, हाँ, मतलब वो एग्रेसिव नहीं हो रहा हूँ। ठीक है, कार्यप्रणाली कैसी थी, अनुकूलन प्रविघटन। अनुकूलन प्रविघटन का मतलब होता है पेसिव रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि किस तरीके से मूवमेंट एक्टिव करना पड़ेगा, कि जिस प्रकार से की व्यवस्था है या जिस तरीके से उस समय का एनवायरमेंट है, या कहना चाहिए कि जिस तरीके से परिस्थितियां लागू हुई है, उस तरीके से आपको क्या होना पड़ेगा, प्रतिरोधी बनना पड़ेगा। ठीक है, या उस तरीके से विरोध प्रदर्शन चालू करना पड़ेगा। ठीक है, आपने अपनी मांगी रख दी। ठीक है, अब वो चुपचाप बैठे हैं, है ना, पन्ने पे पन्ना पलटाए हुए पकड़ के बैठे हुए। ठीक है, वैसे मन नहीं होता ना, आप एक आध ऑफिस के चक्कर लगाते हो बार बार, है ना, ज्यादा तबीयत खराब हो गया क्या बेटा, है ना, तो आ जाओ जाके, या कुछ चाहिए तो दवाई वही ले लो, है ना। सर्दी जुकाम बहुत बढ़ रहा है ना, कोरोना के केस भी 2-3 आ चुके हैं, तो आप लोग सब अपने अपने सेहत का ध्यान रखना। किसी को भी कोरोना हो जाता है या कुछ हो जाता है तो तत्काल मुझे सूचना कीजिए, ताकि मैं अपनी सेफ्टी पहले देखूं। ठीक है ना, हाँ, और सब लोग अभी ठंड भी ज़्यादा बढ़ रही है लगातार, तो स्टीम वगैरह थोड़ा थोड़ा लेते रहो, है ना, और जरूरत की जो सही चीज़ें हैं ना वही यूज़ में लेना, अननेसेसरी कुछ भी मत यूज़ करना अभी। ठीक है, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखो, प्रीलिम्स देना है रे बच्चों, तुम्हारे उसके लिए बोल रहा हूँ, है ना, भले के लिए बोल रहा हूँ, है ना। ठीक, तो अगला क्या, सामूहिक आंदोलन और आत्म बलिदान। सामूहिक आंदोलन मतलब क्या, कि एक आदमी से क्या नहीं होगा, आंदोलन नहीं होगा। 4-5 का ग्रुप बन गया, उसमें आंदोलन होगा क्या, नहीं होगा। हर व्यक्ति तक अंतिम, मतलब आपने अगर कांग्रेस में हमको जोड़ा है तो आखिरी आदमी तक क्या होना चाहिए, वो आंदोलन पहुंचना चाहिए। ठीक है, आखिरी आदमी तक की सहभागिता उस आंदोलन में होनी चाहिए, मतलब सामूहिक आंदोलन होना चाहिए। ठीक है, नेता तो लीडरशिप करेगा ही करेगा, अपना वो लीड करेगा ही करेगा, लेकिन आप अपने लिए किस तरीके से सामूहिक रूप से पूरे आंदोलन को जोड़ रहे हो, ये जरूरी है। ठीक है, और दूसरा क्या, आत्म बलिदान, मतलब आपका कुछ अगर चला भी जा रहा है, ठीक है, तो इतना भी आपको क्या रखना है कि हाँ ये देश के हित में है ना। आत्म बलिदान की विचारधारा आप में होनी चाहिए, तब आप उग्रवाद के क्या है, समर्थक हो। ठीक है, इतना ही। अब इसमें प्रमुख नेता कौन कौन आ गए, तो भाई साहब सबसे पहले महाराष्ट्र है, बाल गंगाधर तिलक। ये पूरा इरा जो है ना लाल बाल और पाल का है। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में आ गए, विपिन चंद्र और अरविंद घोष बंगाल में आ गए। ये अरविंद घोष वही अरविंद घोष हैं, शुरू में क्रांतिकारी विचारधारा या जिस तरीके से उग्रवाद विचारधारा को लेकर ये आगे बढ़े थे, लेकिन स्वदेशी आंदोलन का थोड़ा सा जो शिथिल हो गया जब वो आंदोलन, तो उसके बाद इन्होंने पौंडीचेरी में जाके ना अरविंदो आश्रम की स्थापना की थी। किसकी, अरविंदो। उसके बाद ये अध्यात्म से जुड़ गए, है ना। तो आज जहां जहां भारत भर में अरविंदो आश्रम देखोगे ना, तो इन्हीं की प्रेरणा से चल रहा है, अरविंद घोष की। ठीक है, इनको फिर बाबा अरविंदो ऐसा कुछ बोलने लगे थे लोग। लाला लाजपत राय, ये पंजाब से आए। ठीक है, देख रहे हो तीनों, लाल बाल और पाल। ठीक है, लाल बाल और पाल। ठीक है, एक मराठी, एक पंजाबी और एक बंगाली। ठीक है, उदय का कारण क्या था, तो उदारवादी प्रयासों की विफलता। ठीक है, फेलियर ऑफ मॉडरेट फेलियर एफर्ट्स, सॉरी। ठीक है, जो उन्होंने जितना भी प्रयास किया तो लगभग लगभग क्या हुआ, असफल हुआ, है ना। असफलता ही मिली ना उनको, उदारवादियों को क्या मिली 20 साल तक में, कोई बड़ी उपलब्धि मिल गई क्या, स्वशासन मिल गया क्या, नहीं मिला। ठीक, तो उसकी विफलता। ब्रिटिश शासन की शोषक प्रवृत्ति, मतलब अभी भी क्या चाह रहा है ना, एक तो स्ट्रॉ लेके भारतीयों के
से वो खून चूस ही रहा है, कौन? ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन की जिस तरीके की पॉलिसी है वो टोटल क्या है ना, पूरी की पूरी तरीके से वो एक्सप्लॉइट करने वाली नीति है ना। किस टाइप की नीति है? एक्सप्लॉइट करने वाली, शोषक प्रवृत्ति की जो नीतियां हैं उसकी, उसके कारण इसका उदय हुआ। ठीक, अगला क्या है? लॉर्ड कर्जन की, है ना, लॉर्ड कर्जन 1899 में आया, 1905 तक रहा। उसकी प्रतिक्रियावादी नीतियां, है ना, उसकी जितने भी रिएक्शनरी जो पॉलिसीज थी उस पे क्या हुआ, ये उग्रवाद का उदय हुआ। अब क्या क्या थी उसकी नीतियां? सबसे पहले 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया। ठीक है, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में यह काम के घंटे भी, काम घंटे उसमें नहीं था, कारखाना अधिनियम में था। विश्वविद्यालय अधिनियम में क्या, वो भारतीयों के लिए डोमिनेट कर रहा है उसको, है ना, भारतीय प्रोफेसर शादी के लिए। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने की अलग सी बात कर रही है। भारतीय विश्वविद्यालय में वो पूरा जो कंट्रोल है वो किसके हाथों में रहेगा? गवर्नर के हाथों में रहेगा। ऐसी अलग अलग नीतियां किसके लिए बना रहा है? नियुक्तियों को तक को लेकर नीतियां किसने बनाई? लॉर्ड कर्जन ने बनाई अपने अधीन। ठीक है, जो क्या थी? बिल्कुल डोमिनेट करने वाली नीति थी। ठीक, उसके बाद क्या है? सन 1905 का बंगाल का विभाजन। ठीक है, बंगाल का विभाजन वो कहता है कि वो प्रशासनिक तौर पर कर रहा है, लेकिन पूरी तरीके से कैसा था? वो सांप्रदायिक तौर पर था। कैसा था? सांप्रदायिक तौर पर। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम ऐसे दो वर्गों को बांटने का सबसे बड़ा काम ही कहां पे किया? कर्जन ने यहाँ पे 1905 में किया, बंगाल को दो टुकड़ों में बांट के। ठीक है, कहां पर? यहाँ 1905 में। और इसी का परिणाम था कि एक अलग वर्ग उठकर क्या हो गया था? खड़ा हो गया था, एक नया एक चरण चालू हुआ जिसको हम लोग उग्रवाद कहते हैं। ये उसका एक बहुत बड़ा परिणाम है कि जिस तरीके की नीतियां कौन अपना रहा था, कर्जन अपना रहा था। तो आप हमारे क्षेत्र को बांटोगे और हमको सांप्रदायिकता के तौर पर बांटोगे और हम चुप रहेंगे तो फिर गलत बात है ना, है कि नहीं? है कि नहीं? ठीक, अब सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रभाव कैसा पड़ा? ये भी एक उदय का बहुत बड़ा कारण पड़ा। तो सामाजिक सुधार आंदोलन जो किस तरीके से जो महाराष्ट्र में आदि में हुआ, उसका प्रभाव कैसे पड़ा है? जैसे तिलक, तिलक ने 1893 में गणेश उत्सव प्रारंभ किया। कब? 1893 में गणेश उत्सव प्रारंभ किया और 1896 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया। क्यों प्रारंभ किया? एक बड़े मध्यम वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए। ठीक है, एक बड़े मध्यम वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए और सामाजिक रूपरेखा में या सामाजिक सुधार में एक क्या लाने के लिए, प्रगति लाने के लिए उन्होंने इस तरीके की एक्टिविटी को अपनाई थी। दूसरा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब स्वराज की बात की, सबसे पहले स्वराज की मांग करने वाले और रखने वाले व्यक्ति कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। हम लोग आर्य समाज में देख चुके हैं इसको। ठीक, इसके बाद कौन? स्वामी विवेकानंद और अरविंदो घोष की प्रेरणा से राष्ट्रवाद का क्या हो रहा है? जागरण हो रहा है, उत्थान हो रहा है। ठीक है, अब राष्ट्रवाद आ रहा है तो उसमें किस प्रकार का राष्ट्रवाद है? तो स्वामी विवेकानंद का भी क्या है? रिएक्शनरी मूड में रहता था वो। ठीक है, कि आपको अपने लिए लड़कर उस चीज को क्या करना पड़ेगा? हासिल करना पड़ेगा, लेना पड़े। ठीक है, इसलिए तो वो युवाओं का आह्वान कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद। अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव, अंतरराष्ट्रीय क्या घटना हो रहा है? अब देखो 1896 में इथोपिया ने इटली को हरा दिया। ठीक है, इटली बड़ा कंट्री है। ठीक है, इथोपिया जैसा छोटा राष्ट्र इटली को हरा दे रहा है। अब ये हम पे इंपैक्ट करेगा कि नहीं? जब इटली को इथोपिया हरा सकता है तो ब्रिटेन को भारत क्यों नहीं हरा सकता? सीधी बात। 1905 में जापान, एक एशियाई देश है ना, कौन सा देश है? एशियाई देश है। तो जापान रशिया को हरा रहा है 1905 में। किसको हरा रहा है? रशिया को, यूएसएसआर। ठीक है, उसको हरा रहा है कौन? जापान। और जापान हमारा पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश ही है ना? क्या है कि नहीं है? है कि नहीं है पड़ोसी देश? एक अकेली नहीं है बोले, बाकी हाँ, कौन कौन है हमारे पड़ोसी देश? हाँ हाँ, और 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 हाँ हाँ, ठीक है। अब जापान आया क्या? नहीं है ना? ठीक है, चलो, है ना? तो जापान हमारे नजदीक का लगा हुआ क्या है? देश है। ठीक है, अच्छा पकड़ ली थी लेकिन ये, है ना? जानबूझ के इसीलिए ना कभी कभी ऐसे खेलना मजा आता है मेरे को। तुम लोग कितना याद है कि नहीं है ऐसे? ठीक है, तो जापान जो है हमारे नजदीक का लगा हुआ क्या है? एशियाई
राष्ट्र है, ठीक है, हमारे साथ इसका संबंध भी है, और बहुत बड़ा राष्ट्र है, ऐसा भी है क्या? नहीं, है ना। भारत की भौगोलिक सीमा और इसकी भौगोलिक सीमा में अंतर है, ठीक है। तो अब जापान जब रशिया को हरा सकता तो इसका इंपैक्ट किस पर पड़ा? भारत को, ठीक है। हमारा पॉपुलेशन अलग है, ठीक है, हमारी मतलब जापान की पॉपुलेशन और हमारी जब पॉपुलेशन में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन वो रशिया को हरा रहा है, तो छोटी बात थी क्या? नहीं, इसका प्रभाव यहां पर पड़ा, ठीक। रशिया में जारशाही के खिलाफ जो क्रांति हुई 1917 की बोल्शेविक क्रांति, है ना। फ्रांस में लुई होता है, रशिया में जार होता है। शासक को क्या बोलते हैं? जार, ठीक है। तो यहां पे जारशाही के खिलाफ यानी कि मोनार्की राजतंत्र के खिलाफ जो बोल्शेविक क्रांति हुई वो मजदूरों ने की। किसने की? मजदूरों ने की। लेनिन और स्टालिन इसमें लीडर बने, ठीक है। और वहां पर राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र की क्या हुई? स्थापना हुई। तो अब आप यहां पे समझ सकते हो कि हम जब आंदोलन कर सकते हैं, ये जब यहां पर जारशाही के खिलाफ आंदोलन होकर ये जीत सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? ऐसा सोच आएगा, ऐसी सोच डेवलप होगी भारत में, यहां पे हुई। इसके अलावा आयरलैंड का, अरे यार आयरलैंड का ब्रिटेन के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, ये जो होम रूल वहां पे स्टार्ट हुआ आयरलैंड में, ठीक है, किसके खिलाफ? ब्रिटेन के खिलाफ। जब वो सक्सेस हो सकता है तो भारत में होम रूल सक्सेस क्यों नहीं हो सकता? ये थॉट किसके में आया? ये अपने तिलक में, ठीक है। और उसका सपोर्ट किसने किया? एनी बेसेंट ने किया। तो एनी बेसेंट वो अलग टाइप का पूरा मूवमेंट उठा के ले गई, और आखिरी में जब 1917 का मॉन्टेग्यू घोषणा हो गया, वो पूरा उसमें चले गई, है ना, मतलब वापस ले लिया पूरा आंदोलन, बैकफुट पे चले गए। इस तरीके की एक्टिविटी है। तो ये जो हम तमाम जो रीजन देख रहे हैं, 5 बड़े कारण देख रहे हैं, जिसके कारण क्या है? उग्रवाद का उदय हो रहा है। कहां पर? भारत में। कहां हो रहा है? भारत में। अब इसकी कार्यप्रणालियां क्या थी? एक तो आक्रामक प्रतिरोध, एग्रेसिव अपोजिशंस, ठीक है, सामूहिक आंदोलन, आत्म बलिदान, ठीक है, और निष्क्रिय प्रतिरोध, और कहना चाहिए कि अनुकूल प्रविघटन, ठीक है। तो यहाँ पर पेसिव रेजिस्टेंस को अपनाने वाले व्यक्ति कौन थे? अरविंद घोष थे, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट अलग था। ये जो कहना चाहिए कि जैसे एक और मूवमेंट उठा था स्वदेशी आंदोलन के समय में, स्वदेश बांधव समिति करके, 12 साल का अध्यापक था, है ना, अश्वनी कुमार दत्त, ठीक है। उसने एक्टिव किया था उसको। वो क्या धीरे धीरे क्या वो चिंगारी देते ना, थोड़ा सा लौ जलता रहता है ना, उस टाइप का, है ना, हल्की आंच में सेकने वाला बात नहीं आता है, उस तरीके का एक्टिविटी, ठीक है। ये किसने किया? अरविंद घोष ने इस एक्टिविटी को डील किया, ठीक। इसमें इस समय का क्या कीवर्ड था, है ना, मैं एक चीज बताना भूल गया था कि 1885 से लेकर 1905 तक का जो कंप्लीट टाइम पीरियड है, ये केवल रिफॉर्म की बात करता है। किसकी बात करता है? रिफॉर्म या सुधार की। किसकी बात कर रहा है? सुधार की बात करता है, ठीक है। लेकिन जब हम यहां पर 1905 से 1919 या 1913, 14 या 15 भी ले लें, ठीक है, डजेंट मैटर, लेकिन ये जो समय है यहाँ पे का जो की फीचर है वो क्या, या क्या उनका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? स्वराज्य है ना, क्या है? स्वराज। इसलिए तिलक ने कहा था, है ना, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है, यहीं पे कहते हैं। इसलिए यहाँ पे का जो प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्वराज है, ठीक है। और कैसा स्वराज है? विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता, है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ठीक है। विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता, तो नियंत्रण कैसा नियंत्रण होना चाहिए, ध्यान में रखना। यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर रहा हूं क्योंकि होम रूल में जो तिलक के भी होम रूल में ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि कंप्लीट स्वराज की बात नहीं बोली, पूर्ण स्वराज की बात नहीं हुई है, यहाँ पर ध्यान में रखना। विदेशी नियंत्रण मतलब विदेशी नियंत्रण क्या, कि हमको हमारा स्वशासन मिले, भले देख रेख के लिए आप रहो, ठीक है। इसको ये ध्यान में रखना, यहाँ पे जरूर लिखा हुआ है कि विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता, तो सिर्फ क्या मान रहा है कि हमको हमारा शासन करने हमको दिया जाए, जैसा कनाडा में है, जैसा ऑस्ट्रेलिया में। अभी तक पूर्ण स्वतंत्रता की या पूर्ण स्वराज की बात नहीं उठी जब तक क्या नहीं हुआ, 1930 का समय नहीं आया, ठीक है। 1919 के बाद का ही हम पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट उसमें जोड़ते हैं गांधीवाद में, लेकिन यहां पे अभी वो नहीं उठा था।
ठीक, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रवाद का विकास, सहकारी संगठनों का विकास, ऐसे कई कार्यक्रम इन्होंने चलाए। ठीक है, इनकी कार्यप्रणाली में था। हम क्या करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करेंगे। ठीक है, राष्ट्रवाद के लिए हम क्या करेंगे, काम करेंगे। इसके अलावा जितने भी विदेशी जो वस्तुएं हैं उसका हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। इसीलिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया गया। किसका प्रारंभ किया गया, स्वदेशी। ठीक है, तो स्वदेशी, स्वशासन, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा जैसे कार्यक्रम तय किए गए उस टाइम पे, है ना, जब उसको स्वीकार किया गया 1906 के बनारस के कलकत्ता के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये प्रमुख नेता थे। एक है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की एक्टिविटी एक अलग ही पहचान बनाती है पूरे भारतीय इतिहास में। दो प्रमुख पत्रिका निकाला इन्होंने, एक मराठा और दूसरा केसरी। केसरी जो है वो मराठी में निकलता था और मराठा जो है वो किस में निकलता था, अंग्रेजी में निकलता था। किस में निकलता था, अंग्रेजी में। इनको 1908 में गिरफ्तार किया गया और राजद्रोह का इल्जाम लगाकर या अपराध कायम करके इनको मांडले जेल भेज दिया गया, काला पानी की सजा 6 साल की। ठीक है, वापस लौटे, इनका प्रेस ध्वस्त कर दिया गया था। लोकमान्य तिलक की एक अपनी अलग आइडियोलॉजी है ना, एक अलग तरीके के नेता थे ये, है ना। इन्हीं को ही हम मिडिल क्लास नेता बोलते हैं, लीडर, जिन्होंने मध्यम वर्ग के लिए काम किया। मध्यम वर्ग का जो उदय हुआ है ना भारत में, वो तिलक के प्रयासों से हुआ है, मान के चलो। एक घटना बताता हूं, तिलक के कहना चाहिए कि ना, एक जब क्रांतिकारी या एक नेता या फिर एक लीडर जब निकलता है ना, तो उसके पीछे ना उसका पूरा परिवार निकलता है, मान के चलो। उसमें लोकमान्य तिलक एक है। जब लोकमान्य तिलक वापस आए जेल से छूटने के बाद, तो उसने आते वक्त ना जैसे ही आया और सबसे पहले ना अपनी पत्नी से उसके गहने मांगे, और गहने मांगे और उनको ना गिरवी रखकर वो अपने तुरंत कुछ पैसे लेकर क्या किया, अपना प्रेस को फिर चालू किया इसने गुप्त तरीके से, क्योंकि पूरी तरीके से इनके मराठा और केसरी पर क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। और यह समझा गया अंग्रेजों के द्वारा कि अब तिलक क्या हो गया, समाप्त हो चुका है। लेकिन जैसे ही वो जेल से छूटकर वापस आए, अगले दिन सुबह, ठीक है, फिर से लोगों के हाथों में मराठा और केसरी था। ठीक है, अब इस प्रेस का संचालन कहां से हो रहा है, इस बात को लेकर सारे गुप्तचर, सारे खुफिया जो एजेंसीज थे अंग्रेजों की, वो लग गई कि छप कहां से रहा है। ठीक है, कहां से छप रहा है ऐसा देखने के लिए। एक दिन की घटना की बात बताता हूं मैं, कि मराठा और अपने पत्रिका का जो संचालन जो कर रहे थे, उसका छपाई का काम था, और राष्ट्रवाद की जागृति के लिए इस काम को कर रहे थे। ठीक है, कि ताकि राष्ट्रीय आंदोलन धीमा ना पड़े। एक दिन क्या हुआ कि जब ये अपने प्रेस के लिए निकल रहे हैं, उन्होंने खुफिया जगह पे बना लिया था, और एक दो लोग जो इनके जो एकदम घनिष्ठ है, इन्हीं को ही बस पता था कि वो कहाँ पे है, जो इनके सहायक थे। जब एक घर से निकल रहे हैं तो उनकी पत्नी को ने कहा तिलक जी को कि आज आप ना जाइए, मुन्ने की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है ना, उसका स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है ऐसा करके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने सहायक को कह देता हूँ, वो इसे डॉक्टर को दिखवा देंगे, इलाज कर देंगे, दवाई दे देंगे, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा जाना जरूरी है, मैं जाऊँगा। अब वो चले गए। ठीक है, इधर उसके सहायक ने उनको डॉक्टर वगैरह दिखा दी, दवाई वगैरह दे दी, लेकिन उनके बेटे का वो बुखार उतर नहीं रहा है। रात्रि का ऐसा 9 बजा होगा, 9 बजे जा उसके जो उनकी जो पत्नी है, उन्होंने उनके सहायक को बोला कि जाके उनको बुला के लाइए, मुन्ने की तबीयत ठीक नहीं है, मतलब उसके क्या नहीं हो रहा, बुखार नहीं उतर रहा है। अब वो गया बुलाने के लिए दौड़ता भागता हुआ कि नहीं, भाभी जी ने आपको बुलाया है, आप जल्दी चलिए, मुन्ने का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। तो उसने कहा ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तुम तब तक तुम डॉक्टर को लेकर वहाँ पर उसको एक बार और दिखवा दो। ठीक है, वो चला गया। 10 बजे फिर लौट के आया। ठीक है, कि जल्दी आपको भाभी ने बुलाया है कि मुन्ने की तबीयत बिगड़ रही है ऐसा करके, बस थोड़ा सा काम रह गया है, मैं समेट रहा हूँ और आ रहा हूँ। उसको फिर भेज दिया। 11 बजे फिर वो दौड़ते भागते आया। ठीक है, कि मुन्ने की तबीयत बिगड़ रही, भाभी ने आपको जल्दी बुलाया, डॉक्टर भी 2 बार उसको देखकर चला गया है। ठीक, 12 बजे फिर वो दौड़ते भागते आया कि इस बार उसकी पत्नी ने उनको ये कहा कि किसी भी हालत में उनको अपने साथ में लेकर आना। ठीक है, मुन्ने की तबीयत बहुत खराब हो रही है, कि कोई अनहोनी ना हो जाए। ठीक है, तो वो जब दौड़ता भागता आ रहा था, उसके आहट सुन लिए थे तिलक ने, बस थोड़ा सा और रह गया है, मैं समेटा और मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ, तब तक तुम लोग ख्याल रखते रहो मुन्ना का। ठीक है, वो फिर चला गया। ठीक है, अब वो जो अगले दफा जब 1 बजे रात्रि को जब वो पहुंचा, तो उसके पैरों में ना आहट धीमी थी। ठीक है, पहुंचा,
और उसके बाद तिलक को उसने कहा कि मुन्ना हमारे बीच अब नहीं रहा। तो हम सिर्फ और सिर्फ तिलक के बलिदान को ना देखें, तिलक की पत्नी के भी या उनकी कहना चाहिए कि धर्म पत्नी की भी का भी बलिदान उतना था, और उनके बेटे ने भी जो बलिदान दिया वो देश के लिए था वो बलिदान। ठीक है, किसके लिए था? देश के लिए। इसीलिए नेशन फर्स्ट और राष्ट्रवाद की जो विचारधारा ना इस तरीके से आती है। अब तिलक ने जो अपना पुत्र खोया, उनका अंतिम संस्कार किया, उसके बाद फिर से वो किस काम में लग गए? राष्ट्रहित के काम और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए फिर से लग गए। ऐसे नेता विरले ही पैदा होते हैं, ऐसे कई नेता हैं। ठीक है, चाहे भीमराव अंबेडकर की बात करें, चाहे तिलक की बात करें, ज्योतिबा फूले की बात करें, सावित्रीबाई फूले की बात करें, तो सावित्रीबाई फूले ने जो दंश झेला है ना समाज में स्त्री शिक्षा को उत्थान के लिए, तो फिर उसको तो भूल ही जाओ कि वो कि कहना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने समर्पण दिया होगा अपनी जिंदगी का। सावित्रीबाई फूले को जब ब्याह के लाए थे ज्योतिबा फूले, तो वो काला अक्षर भैंस बराबर था उनके लिए, पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो अब जब ज्योतिबा फूले ने प्रयास किया कि ये पढ़ लिख ले, तो ऐसा उसने मेहनत करके 7 जुबान पास की है ना, ताकि मेरे पति की खुशी के लिए मैं पढ़ लिख लूं। 7 जुबान मतलब 7 क्लास ऐसा कुछ होता होगा, तो 7 जुबान उसने पास की। और उसके बाद वो गुरु पूर्णिमा के दिन है ना उनको अपनी शिक्षा अपनी कहना चाहिए कि उनका गुरु पूजन करने के लिए आई। तो जब उनके पास गई तो वो निराश थे, बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। तो ज्योतिबा फूले ने उनको कहा कि मेरे लिए गुरु पूर्णिमा का या फिर जो गुरु दक्षिणा वही होगी जब इस क्षेत्र की हर बालिका, हर स्त्री शिक्षित होना प्रारंभ कर देगी। ठीक है, तो इसको उन्होंने संकल्प के रूप में लिया सावित्रीबाई फूले ने। आज महाराष्ट्र की सड़कों पर किताब लेते हुए चलते हुए स्त्री की हाथों में किताब लेके चलते हुए स्त्री की मूर्तियां ऐसे ही स्थापित नहीं हो गई है कि उसने सिर्फ एक बालिका शिक्षा के लिए क्रांति ला दी। ये वह समय है जिस समय समाज में स्त्री शिक्षा का मतलब यह था कि पाप है, वो हम स्त्रियों को या बेटियों को शिक्षा नहीं देते। जब उन्होंने बीड़ा उठाया, एक छोटा सा मकान किराए पे लिया, और छोटे से मकान में 3-4 बच्चियों को बुला कर जब पढ़ाना जब उन्होंने स्टार्ट किया, तब क्या होता था मैं बताता हूँ। अपने घर से निकलती थी ना, तो उनके पास एक बैग में ना अपने कपड़े के अलावा ना दूसरा कपड़ा अतिरिक्त रखती थी वो। और कारण क्या था? जब वो घर से निकलती थी तो लोग ताने देते थे, है ना, कि परिवर्तन लाने निकली, स्त्रियों की शिक्षा ला रही है, पाप होता है ये सब, समाज में सब नहीं होता, बड़ा उच्च वर्ग तो और गालियां देता था। लोग अपने घर का जूठा पानी उनके ऊपर उड़ेल देते थे, कीचड़ उड़ेल देते थे। और ये 1 दिन होता, 2 दिन होता, 3 दिन होता तो बात अलग थी। ये वर्षों तक चलता रहा ऐसी घटना। लेकिन उनके प्रयासों से उस पूरे क्षेत्र में महिलाओं के लिए और बालिकाओं की शिक्षा के लिए स्कूल की व्यवस्था हुई, और बालिका शिक्षा में सबसे ज्यादा क्रांति आई। इसलिए हम सावित्रीबाई फूले का क्या करते हैं? नाम लेते हैं। ऐसा समर्पण होना चाहिए, तब जाकर क्या होता है कि हम अपने सारी कहते हैं कि ये जो राष्ट्र है ना, वो ऐसे बलिदानों से पर क्या हुआ है? टिका हुआ है। ठीक, तो एक तिलक थे। ऐसे ही कौन? विपिन चंद्र पॉल, अरविंद घोष। अरविंद घोष ने स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में क्या निभाई? अपनी भूमिका निभाई। और उसके लिए उन्होंने जो एक्टिविटी जो कहना चाहिए कि जो एक अग्रेसनेस दिखाना चाहिए था वो भी दिखाया। और लेकिन बाद में जब स्वदेशी आंदोलन शिथिल हो गया तो इन्होंने हटकर फिर अध्यात्म का रास्ता चुना। अध्यात्म से समाज में सुधार और अरविंदो आश्रम की स्थापना की अरविंद घोष ने। ठीक, लाला लाजपत राय एक डायनेमिक लीडरशिप हम इनको मानते हैं। इन्हीं का एक स्टेटमेंट है कि मेरे ऊपर हुआ लाठी का हर एक प्रहार ब्रिटिश ताबूत की आखिरी कील साबित होगा, ऐसा करके। इन्हीं के साइमन कमीशन की का विरोध करते हुए इन पर सैंडर्स ने जो लाठियों से जो क्या किया था, प्रहार किया था, उस समय इनको बुखार भी था, और उसी के कारण ये 17 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे, और उसके बाद इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई, है ना, लाला लाजपत राय की। और उसी समय उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर हुए लाठी का हर एक प्रहार ब्रिटिश ताबूत की आखिरी कील होगी। मतलब जब ताबूत को बंद किया जाएगा ना, जो आखिरी कील ठोका जाएगा ना, वो मेरे लिए ठोका जाएगा, ऐसा था। तो वाकई वो सत्य हुआ, उनकी स्टेटमेंट सही हुई। और हम बाद में जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे जो हम क्रांतिकारी युवा जो देखते हैं ना, वो इनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले लोग थे।
ठीक है। हालांकि उनका जो तरीका जो था वो बहुत ज्यादा उग्र था, है ना, वो पूरी क्रांति की विचारधारा थी, लेकिन इस क्रांति की विचारधारा कारण भी ना भारत के ना अधिकतर युवा क्या हुए, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होने के लिए आगे आए। ठीक है, आगे देखते हैं। तिलक के विषय में तो हम पढ़ ही रहे थे, बताया हूं थोड़ा सा। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। एक प्रमुख उग्रवादी नेता थे और उदारवादियों का विरोध इन्होंने किया। क्या क्या विरोध किया इन्होंने? इनका यह कहना है कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति हमारा क्या नहीं है, उद्देश्य नहीं है। ठीक है, हम भीख नहीं मांग सकते, है ना, हमको क्या बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है, वो आत्मनिर्भर का अलग मतलब और मत निकालना। आज के डेट का आत्मनिर्भर तुम लोग अलग ही, मतलब एक वर्ग जो है ना, वो रील फेसबुक की दुनिया में जो घुसा रहता है ना, उन लोग आत्मनिर्भर का मतलब अलग ही समझ लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर राष्ट्र को पहले रखने की बात है, आत्मनिर्भरता को साबित करना है, मतलब हमारा राष्ट्र हमारे लिए और हमारे द्वारा संचालित होना चाहिए, ये थे हम। कांग्रेस से क्या कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं उसका विरोध किया। किसका? कांग्रेस का विरोध नहीं करते हैं, किसके विरोध करते हैं? उसकी प्रार्थना का, उसकी याचना का और उसकी विरोध की राजनीति का वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से वो क्या कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, उसकी नीति का क्या किया, उन्होंने विरोध किया, है ना। कांग्रेस को इन्होंने भीख मांगने वाली संस्था करा दी थी। विपिन चंद्र पॉल के स्टेटमेंट में भी है कि यह याचना संस्था है, तो इन्होंने भी क्या कहा, ये भीख मांगने वाली संस्था की तरह क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है। ठीक, इन्होंने अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति कहा है। इसे क्या कहा है? अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति, ये दोनों एक तरीके का स्टेटमेंट है। ठीक है, इस तरीके से, है ना, मतलब क्या कर रहे हैं आप, मना रहे हो उसको, है ना, उससे विनती कर रहे हो, विनय कर रहे हो, तो मिलेगा ऐसा कोई चीज? हाँ, मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। अरे आजकल तो लोग प्रेम का भी इजहार करना चाहते हैं, जाते हैं ना, तो उसको भी थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन करके आते हैं। ठीक है, आप आते हो तो आओ, नहीं तो मैं चला। सही है गलत? चलो ठीक। ब्रिटिश शासन का तीव्र इन्होंने विरोध किया। 1908 में केसरी में इन्होंने लेख लिखा, है ना, और इसी के विरोध में इन्हें कहां भेजा गया? मांडले जेल, जो कहां है, बर्मा में है। ठीक, इनको 6 वर्ष का कारावास हुआ, और इनके 6 वर्ष के कारावास का जो परिणाम था क्या है? बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों का प्रथम राजनीतिक हड़ताल। ठीक है, बंबई के कपड़ा मिल में मजदूरों की प्रथम राजनीतिक हड़ताल हुई। मैक्स मूलर ने इनका क्या किया? बचाव किया था। किनका? तिलक का। मैक्स मूलर का अपना स्वार्थ था ना, मैक्स मूलर तिलक को बाहर निकालना चाहता था। उसके पीछे का कारण यह था कि तिलक की संस्कृत अच्छी है, क्लियरली बता रहा हूं, है ना। प्रोफेसर मैक्स मूलर यह चाहता था कि नहीं, उनकी विद्वता समाप्त नहीं होनी चाहिए, उनका जो संस्कृत का जो ज्ञान है मैं सीखना चाहता हूं। और तभी तो वो थ्योरी दे रहा था ना उधर, है ना। आधा तो ये नहीं लोग ने हम लोग को तो बर्बाद किया, हमारे विषय में हम जितना नहीं लिखे ना, उससे ज्यादा तो ये लोग लिखे। तो उनके संस्कृत का सपोर्टर कौन था? मैक्स मूलर। और इसीलिए वो चाहता था कि वो मांडले जेल ना जाए, है ना, कुछ हो गया उनको तो फिर मेरे संस्कृत कैसे सीखूंगा। ठीक है, ये हाँ, ये देश की दुर्दशा ऐसे टाइप का इसका लेख लिखा है ना उन्होंने। देश की किसके खिलाफ लिखा? हाँ हाँ, वो अलग है, वो बाद में उसका ट्रांसलेशन इधर माखनलाल चतुर्वेदी ने, एक बम का रहस्य और देश की दुर्दशा ऐसा लेख था, उस पे था। ठीक है, तो यहाँ पे वो मांडले जेल ना इसीलिए मिलता है कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लिखे थे। किसके खिलाफ लिखे थे? अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, इसलिए उन पर राजद्रोह का इल्जाम डाला गया, और स्वदेशी आंदोलन के सबसे बड़े नेता के रूप में थे इस समय। और 1908 में गिरफ्तार कर लिए गए। इनको गिरफ्तार किया, कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया, अश्वनी कुमार दत्त को गिरफ्तार किए, और तीनों को जाके जेल बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये गीता रहस्य नाम, जब ये 6 वर्ष के कारावास में है, ठीक है, मांडले जेल में काला पानी की सजा में है, तो यहाँ पे उन्होंने एक पुस्तक लिखी, इसका नाम था गीता रहस्य। प्रश्न आता है कि गीता रहस्य किसकी रचना है? तो आंसर क्या आएगा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये ध्यान में रखना, गीता रहस्य किसने लिखा है? लोकमान्य तिलक ने लिखा है। ठीक, वैलेंटाइन शिरोल ने इन्हें अशांति का जन्मदाता कहा है। किसका जन्मदाता? अशांति का। जब आए वापस, आने के बाद इन्होंने होम रूल चालू किया, और होम रूल चालू करने के बाद जब क्या कहते हैं, स्टेटमेंट आया किसका? वैलेंटाइन शिरोल का। और 1917 के बाद लगभग क्या हो गया, आंदोलन भी स्थगित हो गया, समाप्ति की ओर चला गया, मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद। अब ये भी क्या हो गए, शिथिल हो गए।
और उसके बाद लोकमान्य तिलक ना वैलेंटाइन शिरोल पर ना मानहानि का दावा करने के लिए कहाँ चले गए? लंदन चले गए। कहाँ चले गए? लंदन। इस पे मुकदमा दायर किया था उन्होंने। ये क्या कहते हैं, वैलेंटाइन शिरोल ऐसा आदमी था ना, इसकी जो पत्रिका थी उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, है ना, अनरेस्ट करके था, इंडियन अनरेस्ट समथिंग कुछ, हाँ इंडियन अनरेस्ट करके इसकी पत्रिका थी। उसमें एक बार दयानंद सरस्वती को भी कहा है इसने, और लोकमान्य तिलक को भी अशांति का जनक कहा है। ठीक है, किसको किसको? दयानंद सरस्वती और तिलक दोनों को। अदर क्या था इनमें? मैक्स मुलर इन्हें क्या मानते थे? संस्कृत का विद्वान, मैं बताया ना, इसीलिए उसका बचाव कर रहा था। अखाड़े, लाठी क्लब, गोहत्या का ये सब उन्होंने क्या किया था, है ना, मतलब ये सब क्या उन्होंने वो समर्थन किया, और इसका गोहत्या का क्या किया? विरोध। महाराष्ट्र में शिवाजी और गणेश उत्सव प्रारंभ करवाया इन्होंने। पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के आरोप में 18 माह की सजा मिली थी। ठीक। अखबार कौन कौन सा निकाला? एक मराठा और दूसरा केसरी। तो मराठा किस में निकलता था? इंग्लिश में, और केसरी किस में निकलता था? आपका मराठी में। ठीक। इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है? एक है गीता रहस्य, और दूसरा जो है वो क्या है? आर्यों का मूल निवास स्थान, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। ठीक है, ये दो पुस्तक इसको पहले भी बताया हूं। ठीक है, गीता रहस्य और द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। ठीक है, आर्यों का मूल निवास स्थान। ठीक है, ठीक है। मृत्यु कब हुई? 1 अगस्त 1920 को। यह वह डेट है जिस दिन से गांधी जी क्या प्रारंभ कर रहे हैं? असहयोग आंदोलन। घोषणा हो चुकी थी कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ होगा, लेकिन सुबह सुबह क्या हो गया? तिलक जी स्वर्ग सिधार गए। हाँ चले गए, अब क्या कहते हैं। ठीक है, तो इन पर ना एक गीत लिखा था किसने? मौलाना हसरत मोहानी ने। और इस समय उनकी अर्थी को कांधा देने वाले लोगों में कौन कौन था? महात्मा गांधी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, मौलाना शौकत अली, ऐसे सब। और उनकी श्रद्धांजलि को देते हुए उनको महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता, और जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें आधुनिक भारत का या भारतीय अग्रदूत ऐसा कहा था। किसे? लोकमान्य तिलक को। लोकमान्य तिलक ने दक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की थी, और 1916 में एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अखिल भारतीय होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। ठीक है, किसने? तिलक ने। ये उनका अलग वो चीज है, और हम लोग 1916 का इनका होम रूल देखेंगे भी। ठीक है, तो 1 अगस्त 1920 को किसकी मृत्यु हो गई? तिलक की मृत्यु हो गई। अब आते हैं लाला लाजपत राय पे। तो 28 जनवरी 1865 में पंजाब में जन्मे थे कौन? लाला लाजपत राय। ठीक। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? इनके अपना राजनीतिक गुरु मानते थे इटली के एक राजनीतिज्ञ को, जिसका नाम क्या है? मैजिनी। इटली का था ये। कहाँ का था? इटली, मैजिनी। ठीक। इनका जो आत्मकथा है ड्यूटीज ऑफ मैन, ठीक है, उसका उर्दू में अनुवाद हुआ है। किसमें अनुवाद हुआ है? उर्दू में, ड्यूटीज ऑफ मैन। गैरीबाल्डी, शिवाजी कृष्ण की जीवनी, ठीक है, ऐसा लेख इन्होंने लिखा है। इनकी मृत्यु कब हुई? 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करने के समय। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और ये इनका स्टेटमेंट बताया था कि मेरे ऊपर हुए लाठी का हर एक प्रहार, है ना, थोड़ा सा अलग अलग बदल देते हैं स्टेटमेंट को, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी के ब्रिटिश सरकार की ताबूत की एक एक कील का काम करेगी। यानी कि उनका अंतिम स्टेटमेंट यही था कि मेरे ऊपर हुए लाठी का हर एक प्रहार ब्रिटिश ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। इनका स्टेटमेंट है, ध्यान में रखना। 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया। और किसने उड़ा था? है ना, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को इसी के लिए क्या मिली थी? फांसी मिली थी। सैंडर्स की हत्या के लिए गए थे लोग, मालूम है ना, वो साइकिल के पीछे से, है ना, गोली से उड़ा दिया, मार दिया, जो भी है। अब वो प्रिंट, वो टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए 7 खून माफ होना चाहिए। अब सफलताएं क्या क्या थी उसको लाइन से एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार हुआ। ठीक है, स्वदेशी और बहिष्कार जैसी गतिविधियों में बहुसंख्यक जनता को क्या मिला? राजनीतिक आंदोलन की एक रूपरेखा तैयार की गई, उसको एक वृत्त के अंदर लाया गया यहाँ पर। ठीक है, अब लोगों में सामाजिक, धार्मिक, ऐसे सारे मामलों को लेकर एक राजनीतिक परिदृश्य क्या किया गया? क्रिएट किया गया, और सबको एक राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका में यहाँ पर स्थापित किया गया यहीं से। ठीक है, अगला क्या? त्याग और बलिदान की भावना जनमानस में क्या की गई? डाली गई, और जनमानस इसी से क्या हुआ? आकर्षित हुआ। आप मतलब जनता के मुद्दों को लेकर लाठी खा रहे हो ना, तो मतलब आप हीरो हो। ठीक है, नेता बनना है ना, 4 लाठी जरूर खानी है।
ठीक है। अब तुम लोग मेरे तरफ ऐसे मत देखो, है ना, तो अपन लाठी खाए, जहाँ खाना था वहां खा लिए हैं, ठीक है। चलो ठीक। इनके द्वारा अपनाई गई राजनीतिक संघर्ष की पद्धति जैसे जुलूस, भाषण, विरोध, समारोह द्वारा सीमित संघर्ष शीघ्र ही जन संघर्ष में बदल गया और बड़ी संख्या में छात्र महिलाएं भी इस आंदोलन में हिस्सा लेने लगी। हमेशा बोलता हूं कि सहभागिता होनी चाहिए आंदोलन में, ठीक है। आपको देख के लोग क्या होने, प्रेरित होने चाहिए। अब मेरे को देख के तुम लोग प्रेरित नहीं होते, बात अलग है, ठीक है। अब सड़कों पे उतर के डंडा पड़ेगा ऐसा सोच के तुम लोग घबरा के घर में बैठ जाते हो, ठीक है। अरे पहले ये भी तो देखो तुम्हारे सामने खड़ा कौन है, तुम्हारा लीडर पहले डंडा खाता है, पता है। और उसके बाद, और गांधी जी अलग टाइप के आदमी थे, जैसे ही अपनी जनता या प्रजा पर डंडा पड़ना चालू करते थे ना, आंदोलन रोक देते थे, ठीक है। हाँ सीरियसली, तो उनका तो कॉन्सेप्ट यही था ना कि जब मैं बोलूंगा तब आंदोलन प्रारंभ होगा, जब कहूंगा तो आंदोलन रुक जाएगा, ठीक है। ये उनका मेन कॉन्सेप्ट था एक्चुअल में, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वो चलते थे, ताकि मेरे साथ ना मेरी जनता भी सुरक्षित रहे, ऐसा करके। इसीलिए बोलते थे कि बाद में देख लेंगे था वो कॉन्सेप्ट अच्छा था गांधी जी का, बाद में देख लेंगे वाला, ठीक। इनके द्वारा किए गए धार्मिक आयोजनों में ने धार्मिक एकता को बढ़ाया, जैसे शिवाजी उत्सव हो गया, गणेश उत्सव हो गया। तो इनके द्वारा जो ये धार्मिक आयोजन जो हो रहे थे ना, उसमें हर जनता क्या हो गई, अब इनके विचारों से जुड़ने लगी थी अब, ठीक है। और इसी से सबसे ज्यादा समर्थन मिलता है, ठीक है। जैसे अभी राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा है। अब क्या सीमाएं थी इनकी, धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल, ठीक है, थोड़ा सा उसको देख के किया गया। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हो गया। क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा मिला, जिससे अराजकता बढ़ी और लोगों को ब्रिटिश दमन का शिकार होना पड़ा इस समय, ठीक है। मुस्लिम समुदाय से क्या हो गई, दूरी हो गई, सांप्रदायिकता और हिंदू प्रभुत्व इसमें बढ़ा, और कांग्रेस इस समय पतन की ओर बढ़ रही है या लड़खड़ाते हुए बढ़ रही है। ये स्टेटमेंट किसने दिया, कर्जन ने दिया। किसने दिया, कर्जन ने। क्या कहा था उसने, कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है। किसने कहा था, कर्जन ने कहा, ठीक। अब अंतर तो समान आपसे भी देख सकते हो आप लोग, है ना, छोटा छोटा है, बता देता हूं फटाफट। सामाजिक संरचना में तो उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और अभिजात्यवादी दृष्टिकोण था, एलिट क्लास तक ही सीमित था उदारवादी युग पूरा, ठीक है। इधर क्या, निम्न और मध्यम वर्ग तक। तो मध्यम वर्गीय जो समाज है यहाँ पर ज्यादा क्या हुआ, सहभागी हुआ उग्रवादी चरण में, कांग्रेस के साथ में जुड़ा यहाँ पर आंदोलन के साथ में। अगला क्या, यहाँ पे याचना की नीति लागू की गई। यहाँ पर निष्क्रिय प्रतिरोध, मतलब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट, है ना, उनके हर मूवमेंट के लिए, या हम हर क्या करेंगे, अपनी मांगों के लिए उनके पास अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, ठीक। वैचारिक मतभेद क्या आया, पाश्चात्य शिक्षा और ब्रिटिश शासन प्रणाली के पक्षधर थे ये लोग। किसके पक्षधर थे, उदारवादी, पाश्चात्य शिक्षा और ब्रिटिश शासन प्रणाली की न्यायप्रियता के पक्षधर थे। यहाँ पर भारतीय संस्कृति एवं विरासत के ये लोग समर्थक थे, कि हमको क्या करना है, हमारी संस्कृति, हमारी चीजें, हमारी परंपरा, इस थॉट के साथ ये लोग आगे बढ़े, ठीक। यहाँ पे लक्ष्य मतभेद क्या हुआ, ये अंग्रेजों के अधीन शासन चाहते थे और ये क्या चाहते थे, स्वराज और स्वाधीनता चाहते थे। ये अंतर आ गया थोड़ा सा, और यही चीज फिर आगे बढ़ी और पूर्ण स्वराज तक गई, कि नहीं अब हमको अब कोई भी नहीं चाहिए, ठीक है, हमको पूर्ण स्वराज, मतलब पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। तो ये जो विचारधाराएं थी, ये कैसी विचारधाराएं थी, आपकी उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा थी। और इन्हीं को अब क्या बनाएंगे, हम अपना एक मैप बनाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग अब कहाँ बढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में बढ़ेंगे, है ना। तो अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, आपका जो लेक्चर 4 रहेगा वो आपका बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, और यहीं से फिर अब बढ़ते चलना है क्रम से, ठीक है। लाइन टू लाइन बढ़ना है और ईयर टू ईयर बढ़ना है, और घटनाओं को याद रखना है। तो घटना याद हो गई तो आपको ईयर भी याद हो जाएगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और इतने के बाद फिर अपना पूरा ये राष्ट्रीय आंदोलन खत्म होगा, ठीक है। तो समझ में आया सबको। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। ये वीडियो ऐप में चला जाएगा, नोट्स ऐप में चला जाएगा, और उसको वहाँ से आप रिवाइज कीजिए एक बार, और एक बार पढ़ के आइए। कुछ डाउट होगा तो पूछिए, ठीक है। चलिए।